मैदान में प्रवेश करने के बाद अन्य संप्रदायों के प्रमुख भी एक एक कर मैदान में कदम रखने लगे। एक एक करके जैसे जैसे लोग आ रहे थे, वह विशाल मैदान धीरे धीरे भीड़ से भरने लगा। हवा में हल्की सी धुंध थी और ये पूरा दृश्य जैसे एक युद्ध की तैयारी का प्रतीक था, जहां हर संप्रदाय और शक्ति अपनी स्थिति की पहचान कर रही थी। संप्रदायों के बाद अब बारी थी बड़े परिवारों, राजवंशों और छोटे समूहों की, जो एक एक करके मैदान में दाखिल हो रहे थे। ये समूह आमतौर पर केवल मुख्य आकर्षण को और अधिक गहरा बनाने वाले थे, जैसे हरे पत्ते जो वृक्षों के तने के चारों ओर सजाए जाते हैं। इनकी उपस्थिति महज एक औपचारिकता होती थी, जो किसी बड़े कद के समक्ष तुच्छ सी लगती थी। ब्रई परिवार, उद्घोषक की आवाज गूंजी। सागर साम्राज्य, फिर से उद्घोषणा हुई। लाल समुद्री गिरोह, अगला नाम पड़ा। इसी तरह छोटे छोटे संप्रदायों और गिरोहों की उपस्थिति मैदान में हो रही थी, लेकिन इनकी शक्ति और प्रभाव मुख्यधारा के मुकाबले कुछ भी नहीं थे। इनका सिर्फ एक उद्देश्य था, बड़े संप्रदायों के प्रभाव को बढ़ाना और महासभा की आभा में रंग जोड़ना। अंततः एक और उद्घोषणा हुई, जो सभी की ओर ध्यान आकर्षित करने वाली थी। सिंह साम्राज्य पधार रहा है। जैसे ही यह शब्द गूंजे, हृदेश के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान उभरी। उसकी आंखों में चमक थी, जो उसकी चालाकी और मानसिक स्थिति को दर्शा रही थी। उसने धीरे से कहा, आखिरकार ये भी आ गए। इसी बीच वज्रनाथ सिंह 4 प्रमुख वॉरगॉड्स वीरन, मीनराज, हातिम और अरहत के साथ मैदान में प्रवेश कर रहे थे। उनके साथ कुल 20 लोग थे, जो अन्य संप्रदायों के मुकाबले काफी कमजोर प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि बाकी संप्रदाय सैकड़ों की संख्या में आए थे। वो छोटा समूह इस भीड़ में थोड़ा फीका दिख रहा था और उनकी उपस्थिति में कोई विशेष आकर्षण नहीं था। सभी उपस्थित लोग जैसे ही सिंह साम्राज्य को देख रहे थे, उनमें से कई लोग हंसी रोक नहीं पाए। हा, कुछ संप्रदाय मुखिया हंसी में शामिल हो गए। ये कौन लोग हैं? एक तेज आवाज आई। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, देखो इनमें तो डेविल भी हैं। ये सिंह साम्राज्य तो एक मिश्रित दल जैसा लगता है, जिसमें हर प्रकार के कुत्ते बिल्ली शामिल हैं। सच में, एक और ने कहा, क्या इस प्रकार की शक्ति को महासभा में आने का हक है? क्या इन्होंने निमंत्रण चोरी किया है? एक और आवाज आई, सुना है ये लोग मुर्गियां और कुत्ते चोरी करने में माहिर हैं। उनका सिंहासन तक चोरी का है। ये तो बहुत ही शर्म की बात है। ये कहकर एक के बाद एक कई संप्रदाय प्रमुखों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और हृदेश को खुश करने के लिए बेतहाशा शोर मचाया। ये सुनकर हातिम का चेहरा अब गुस्से से तमतमा उठा। उसकी आंखों में आक्रोश की चमक थी। उसकी बाहों में जैसे बिजली की चमक दौड़ने लगी और उसके हाथों में ऊर्जा की लहरें महसूस की जा सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए तैयार हो और उसकी ये शक्ति पल भर में उग्र हो सकती थी। वज्रनाथ सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया। उनके चेहरे पर एक धूर्त जैसी मुस्कान उभरी और उन्होंने कहा, हमारा निमंत्रण चोरी किया गया है या नहीं, इस बात को हृदेश सबसे अच्छे तरीके से जानता है। अगर तुम ये कह रहे हो कि हमने निमंत्रण चुराया है, तो मैं तुम्हें बता दूं, मेरा सिंह साम्राज्य किसी भी कूड़े के हाथों से निमंत्रण नहीं चुराएगा। अगर हम इसे चुराना चाहते तो हम इसे स्वर्ग संप्रदाय से भी चुराने का साहस रखते हैं। तभी अचानक जिस प्रमुख ने निमंत्रण चुराने वाली बात कही थी, खड़ा हो गया और गरजते हुए बोला, बूढ़े, तूने किसे कूड़ा कहा है? क्या तुम फिर से यही शब्द बोलने की हिम्मत रखते हो? कूड़ा? वज्रनाथ सिंह ने बिना किसी डर के मुस्कुराते हुए कहा, कूड़ा, 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 मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कूड़े? क्या ये 5 बार काफी है? अगर नहीं तो मैं और भी कह सकता हूँ। कूड़ा, कूड़ा, कूड़ा। वज्रनाथ सिंह के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी, जैसे उसने कोई मजाक किया हो। मैंने कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा जो खुद कूड़ा हो और दूसरों से इसे कहने की उम्मीद करें। क्या तुम कूड़ा नहीं हो? ये सुनकर मैदान में हंसी की एक लहर फैल गई। भीड़ में से कई लोग जोर जोर से हंस पड़े। हा, आह। धर्म संप्रदाय का प्रमुख कफील का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह इतने गुस्से में था कि वो अभी वज्रनाथ सिंह को जान से मारना चाहता था। बूढ़े, ऐसा लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। हृदेश का स्वर गंभीर हो गया और उसने कहा, प्रमुख कफील। कफील ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, सम्राट हृदेश, इस बूढ़े आदमी को नहीं पता है कि वो किससे बात कर रहा है। मुझे उसे एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। मेरे दादाजी को सबक सिखाना चाहते हो? अगर दम है तो करके दिखाओ। रूबी ने चिढ़ते हुए आंखें चमकाईं और एक अजीब शक्ति उसके शरीर से निकलने लगी। ये शक्ति एक विशेष प्रकार की थी, जैसे किसी डिवाइन बीस्ट की आभा हो, लेकिन ये शक्ति उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। रूबी की शक्ति का ये विशेष रूप था जिसे किसी ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आर्यन वहां मौजूद नहीं था, इसलिए रूबी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई उसके दादाजी को धमकाए। कफील ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, सम्राट हृदेश, तुम देख रहे हो ना, अब एक छोटी सी नौकरानी भी मुझसे इधर उधर की बात करने की हिम्मत रखती है। अगर मैं आज सिंह परिवार को नहीं दिखाऊं कि मेरी ताकत क्या है, तो वो सीधे आकाश तक उड़ने लगेंगे। हृदेश ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों में एक खतरनाक चमक डालते हुए कहा, वज्रनाथ सिंह को निमंत्रण भेजने का काम मैंने किया था।
अगर तुम सिंह परिवार के खिलाफ कुछ भी करना चाहते हो तो ये मेरे लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। कफील, क्या तुम अब भी यह चुनौती देना चाहते हो? कफील का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसके मन में सवाल उठने लगा, क्या स्वर्ग संप्रदाय की सिंह परिवार से कोई दुश्मनी नहीं है? अगर है तो फिर हृदेश ऐसा क्यों कर रहा है? वो इसे समझ नहीं पा रहा था, पर फिर भी उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, चूंकि ये महोदय आपके द्वारा सम्मानित अतिथि हैं तो मैं निश्चित रूप से इसका विरोध नहीं करूंगा। हृदेश की आंखों में एक शातिर चमक और मुस्कान आई और उसने गंभीरता से कहा, अगर आप सभी में से कोई भी सिंह परिवार को चुनौती देना चाहता है तो कृपया इसे बाद में करें। मैंने इतिहास में पढ़ा था कि सिंह परिवार कभी पूरे दक्षिणी तरंग महाद्वीप के सबसे ताकतवर शासक हुआ करता था। इतने शक्तिशाली परिवार से चुनौती स्वीकार करना कोई छोटी बात नहीं है। अगर कोई इसे चुनौती देना चाहता है तो मैं ये जानता हूं कि सिंह परिवार कभी भी इसे नकारेगा नहीं। वज्रनाथ सिंह, ये सही है ना? हृदेश ने वज्रनाथ सिंह की ओर देखते हुए कहा और अपने दिल में सोचते हुए मुस्कुराया, बूढ़े, तुम मेरे इलाके में इतनी अकड़ दिखा रहे हो, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। वज्रनाथ सिंह की आंखें संकुचित हो गईं, उनकी आंखों में गहरी तंग वाली चुप्पी थी। उन्होंने अपनी आवाज में ठंडापन भरा और कहा, हाँ। कफील ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद सम्राट हृदेश इस सब को समझाने के लिए, लेकिन मैं एक बूढ़े आदमी से चुनौती नहीं लेना चाहता, नहीं तो लोग कहेंगे कि मैं अपने बड़ों का अपमान कर रहा हूँ। लेकिन उसने फिर हंसी के साथ आगे कहा, वैसे भी ये सिंह परिवार अब कुछ नहीं है, ये एक ऐसा कूड़ा परिवार है जो सिर उठाकर भी नहीं चल सकता। अब तो इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कफील की यह बात सुनकर वहां बैठे सभी प्रमुख हंसी से लोटपोट हो गए। कई संप्रदाय प्रमुख जोर जोर से हंसते हुए ये टिप्पणी कर रहे थे कि सिंह परिवार का अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। लेकिन ये बात वज्रनाथ सिंह और उनके परिवार के लिए एक गहरा अपमान थी। हातिम, नंदीश, अरहत, मीरा और यहाँ तक कि वीरन भी गुस्सा हो गया। वे जानते थे कि इस समय वज्रनाथ सिंह ने हर चीज की तैयारी कर ली थी। वज्रनाथ सिंह का दिल दुखी था, क्योंकि सिंह परिवार का नाम कभी पूरे तरंग महाद्वीप में दहशत का कारण था। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी थी। उसी पल हृदेश ने हल्के से कहा, वज्रनाथ सिंह, मुझे सच में खेद है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आपका सिंह परिवार इतने बड़े समूह के साथ आएगा, तो मैंने पर्याप्त सीटों की व्यवस्था नहीं की। अगर आपको खड़ा होकर असुविधा हो रही है तो आप घुटनों के बल बैठ सकते हैं। हृदेश के इस कटाक्ष पर वहां मौजूद सभी संप्रदाय प्रमुख और उनके अनुयायी हंस पड़े। उनका उपहास स्पष्ट था और उनके शब्दों में ताना और व्यंग्य भरपूर था। हा, एक ने मजाक में कहा, घुटने टेकना बहुत ही बढ़िया विचार है। मुझे लगता है घुटनों के बल सभा में बैठकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचना बहुत मजेदार रहेगा, एक और ने हंसते हुए जोड़ा। इतने सारे लोग लाकर सभा में अजीब माहौल बना दिया है इन्होंने, किसी ने उपहास भरे स्वर में कहा, 20 से ज्यादा लोग, वाकई बहुत अधिक है। हृदेश का इरादा साफ था, वो वज्रनाथ सिंह और उनके परिवार को खुलेआम नीचा दिखाना चाहता था। उसने अपने मन में कहा, क्या तुम मुझसे टकराने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसके लायक हो? ठीक उसी समय एक और परिवार समारोह में प्रवेश करता है। उनके प्रवेश के साथ ही उन्होंने हृदेश का अभिवादन किया। नमस्कार सम्राट हृदेश, आपके प्रति असीम आशीर्वाद की कामना और हम आपके नेतृत्व में पूरी दुनिया की एकता की कामना करते हैं। हृदेश ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और अपने बगल में खड़े एक सैनिक से कहा, कैलाश परिवार को एक सीट दे दो। ये सुनते ही हातिम का गुस्सा भड़क उठा। उसने कड़ी आवाज में कहा, अभी तो तुमने कहा कि यहाँ और सीटें नहीं हैं, फिर अचानक इनके लिए सीटें कहाँ से आ गईं? हृदेश ने हंसी में जवाब दिया, मुझे खेद है, सीटें अभी आई हैं। मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप लोग खड़ा रहना नहीं चाहते हैं तो घुटनों के बल बैठ सकते हैं और समारोह का आनंद ले सकते हैं। इस पर कोई भी ध्यान नहीं देगा। हातिम ने दांत पीसते हुए गहरी सांस ली और जो हवा उसने निकाली वो आग के समान गर्म थी। वो सचमुच नाखुश था, लेकिन उसके गुस्से को महसूस करते हुए वज्रनाथ सिंह ने उसे शांत किया और कहा, हातिम चिंता मत करो, हमारे पास समय है। जितना वो हमें तंग करेंगे उतना हमें शांत रहना होगा, समझे? वज्रनाथ सिंह के दिल में भी गुस्सा था, पर वो जानते थे कि इस समय उन्हें शांति बनाए रखनी चाहिए ताकि आर्यन को कोई परेशानी ना हो। ये सब कुछ आर्यन के लिए था। इसके साथ ही उन्हें इस बात का भी ख्याल रखना था कि महासभा का आयोजन सिंह परिवार के लिए नहीं किया गया था। उनका उद्देश्य महासभा में हिस्सा लेना नहीं था, बल्कि वे तो यहाँ किसी और खास मकसद से आए थे, दुल्हन को भगाने का। पार्थ की शादी अभी शुरू नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें इंतजार करना था और उस समय का धैर्य से इंतजार करना था जब वे अपने असली उद्देश्य को पूरा कर सकें। इस पर अरहत ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, ग्रैंड एल्डर, इस तरह अपमान सहन करना उचित नहीं लगता। जब महासभा शुरू होगी तब वो हमें एक के बाद एक चुनौती देंगे। क्या हम चुपचाप हार मान लेंगे? क्या हमें बस आत्मसमर्पण कर देना चाहिए? मोटू राम भी बोला, ये लोग अपनी सीमाएं पार कर रहे हैं, ये बर्दाश्त के बाहर है।
वीरन के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल गई। उसने कहा, मैं तो बस एक मौका चाहता हूं कि इन्हें सबक सिखा सकूं। वज्रनाथ सिंह ने अपनी आंखों में दृढ़ता भरी निगाहों के साथ कहा, मैंने तुम सभी को शांत रहने के लिए कहा है, हार मानने के लिए नहीं। जैसे ही कोई हमें चुनौती दे, एक ही वाक्य में तुम उसका अंत कर सकते हो। हम समझ गए, हम तो इस पल का इंतजार कर रहे थे। चारों वॉरगॉड्स एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए बोले, उनके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे खड़े हैं या कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि अब वो तैयार थे, जैसे ही मौका मिलेगा वो अपने दुश्मनों को करारा जवाब देंगे। धूप से रोशन मेघा के आंगन में हलचल थी। दुल्हन की चादर और गुलाबी मुकुट को नौकरानियों ने सजावट के साथ आंगन में रखा था। कुछ नौकरानियां चुपचाप खड़ी होकर मेघा के निर्देशों का इंतजार कर रही थीं। वर्षा ने आसमान की ओर देखा, जहां सूरज पूरी चमक से जल रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी और बेताबी झलक रही थी। समय देखो, उसने झुंझलाते हुए कहा, सूरज माथे पर आग बरसा रहा है और आर्यन अब तक नहीं आया। क्या वो वाकई भूल गया है? वो इधर उधर टहल रही थी, उसकी हरकतों से उसकी अधीरता साफ झलक रही थी। तभी तारा ने पास आकर उसे शांत करने की कोशिश की, वर्षा बहन, आर्यन नहीं भूलेगा। सिंह परिवार के सभी लोग यहाँ आ चुके हैं, रूबी और वीना भी आ चुकी हैं। आर्यन भी जरूर आएगा। उसने विश्वास दिलाने की कोशिश की, पर उसके मन में भी एक अनकही चिंता थी। मेघा जो शांत और गहरी सोच में डूबी हुई थी, धीरे से बोली, उम्मीद है वो नहीं आए, उम्मीद है वो नहीं आए। उसके स्वर में एक अलग सी उदासीनता थी। वर्षा ने उसकी ओर ध्यान दिया और चिढ़ते हुए बोली, मेघा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अगर आर्यन नहीं आया तो पार्थ का सामना कौन करेगा? हमने 3 साल का वादा किया था। अगर वो नहीं आया तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तारा ने सिर हिलाते हुए हामी भरी, सच में ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही। तभी एक नौकरानी ने झिझकते हुए कहा, मालकिन, हमें देर हो रही है। क्या हमें? उससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, वर्षा ने गुस्से में उसे टोक दिया, तुम बस एक नौकरानी हो, इतनी बेचैन क्यों हो? पार्थ से कितनी रिश्वत ली है जो इतनी जल्दी मचा रखी है? वर्षा के शब्दों में तीखा कटाक्ष था। वर्षा, रहने दो। मेघा ने उसे शांत किया और आसमान की ओर देखते हुए बुदबुदाई, आर्यन, तुम ठीक रहना। इसके बाद वह कमरे की ओर बढ़ी और नौकरानियों से इशारा किया, आ जाओ, चलो मुझे तैयार करो। बाहर मैदान में संप्रदायों और ताकतों का जमावड़ा था। हर ओर तनाव और रोमांच की लहरें दौड़ रही थीं। हृदेश ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और भीड़ में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसके चेहरे पर गर्व की झलक थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, मुझे बेहद खुशी है कि आप सभी स्वर्ग संप्रदाय की इस महासभा में पधारे हैं। आप सभी ने मेरे बेटे के विवाह समारोह में शामिल होकर इसे सम्मानित किया है। भीड़ में हलचल थी, पर हर किसी की नजरें हृदेश पर टिकी हुई थीं। आज का दिन दोहरी खुशी का दिन है। सुबह संघ की बैठक और शाम को विवाह समारोह। इस महासभा के मुकाबले में चाहे कोई भी संप्रदाय जीत हासिल करे या हार जाए, मैं आशा करता हूं कि सभी लोग यहां रुककर हमारे साथ जाम उठाएं। भीड़ में सराहना की फुसफुसाहटें गूंज उठीं। सही कहा, ये तो बेहद खास दिन है। इस खुशी में हम सबको साथ होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। चाहे कोई हारे या जीते, विवाह की खुशी तो साथ में ही बांटनी चाहिए। आज तो हमें नशे में धुत होना है। हा, दोहरी खुशी। अगली साल पोता आएगा। काश हर महासभा स्वर्ग संप्रदाय में ही होती रहे। हृदेश इस प्रशंसा का आनंद ले रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई और उसने कहा, मैं और समय नहीं बर्बाद करूंगा। अब संघ की इस महासभा को प्रारंभ करना चाहिए। चुनौती शुरू करो। तो कौन पहले आएगा? जैसे ही उसने ये कहा, कफील तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, सम्राट हृदेश और सभी मुख्यगण, मैं धर्म संप्रदाय का मुखिया कफील हूँ। इस बार मैं यहाँ किसी मुकाबले के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे कुछ कूड़ा पसंद नहीं है, तो कूड़े को उसकी असली जगह पर ही फेंकना चाहता हूँ। फिर कफील ने एक आवाज लगाई, हेवाद। उसी वक्त मैदान में एक काली छाया उतरी। उसके हाथ में चमकती हुई तलवार थी। उसने सिंह परिवार की ओर तिरस्कार भरी निगाहों से देखते हुए कहा, मेरा गुरु तुम लोगों को कूड़ा कह रहा है। तो कौन है जो पहले आकर अपनी बेइज्जती कराएगा? भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी एक ठंडी आवाज सुनाई दी, मैं। आवाज हातिम की थी। वह शांत और दृढ़ कदमों से आगे बढ़ा। उसके आगे बढ़ते ही वज्रनाथ सिंह ने उसे सावधान किया, ध्यान से, हातिम। हातिम ने सिर्फ सिर हिलाया और एक तिरछी मुस्कान के साथ मैदान में उतरा। हवाद उसकी ओर देखते हुए व्यंग्य से हंसा, मेरी तलवार ने अब तक किसी मामूली इंसान का सिर नहीं काटा है। अपना नाम बता, ताकि इसका सम्मान बना रह सके। हातिम उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके शरीर में भयानक शक्ति इकट्ठा हो रही थी और उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा, सुनो, तुम्हारे बाप का नाम है हातिम। 3 शब्द एक के बाद एक, हर शब्द जैसे बिजली बनकर गूंजा। यह आवाज सीधे हेवाद के दिल और फेफड़ों में घुस गई और वहां पर धमाके के साथ फूट पड़ी। उसकी आवाज के खत्म होते ही मैदान में खड़े हेवाद की आंखों, नाक, कान और मुंह से खून बहने लगा। उसके शरीर के 7 छिद्रों से खून टपक रहा था
फिर उसका शरीर पीछे की ओर जमीन पर जोर से गिर पड़ा। सभी दर्शक स्तब्ध रह गए। विशाल भीड़ के बीच सन्नाटा था, बस एक हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हातिम की केवल एक आवाज़ ने युद्धराज की चरम सीमा पर पहुंचे हेवाद को मौत की नींद सुला दिया था। हेवाद ठीक से अपनी तलवार तक नहीं उठा पाया और उसकी एक भी कोशिश काम न आई। जैसे ही उसकी जान निकली, दर्शकों के मन में बस एक सवाल गूंज उठा, आखिर ये विशालकाय हातिम कितना शक्तिशाली था। थू, हातिम ने हेवाद के चेहरे पर थूकते हुए कहा, मैंने सोचा था कि तुम शक्तिशाली हो, लेकिन तुम तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही मर गए। अगर हमारा सिंह परिवार का चरा है तो तुम क्या हो? शायद एक नाली का कीड़ा। फिर हातिम ने मैदान में लोगों की ओर देखा, उसकी नज़रें कफील पर जा टिकी और उसने एक ठंडे लहजे में कहा, अभी अभी तुम बहुत दींगे हाँक रहे थे, है ना? आओ और दिखाओ क्या दम है। कफील की आंखें सिकुड़ गई। उसके पीछे खड़े सभी योद्धाओं के चेहरे पर खौफ छा गया। यह विशालकाय आदमी, जो अपनी पीठ पर एक बड़ा ताबूत लिए हुए था, बहुत खतरनाक था। गुस्से से तमतमाते हुए कफील ने अचानक सामने रखी मेज पर इतनी जोर से हाथ मारा कि वो चूर चूर हो गई। उसकी देह एक छाया की तरह मंच की ओर बढ़ी, जैसे एक चीते की फुर्ती हो। उसी समय एक तलवार की खतरनाक ऊर्जा चारों ओर फैलने लगी। वह तलवार के साथ आकाश की ओर बढ़ा और फिर उसने अपनी पूरी ताकत से तलवार के वार के साथ हमला किया। ये तो धर्म संप्रदाय की प्रसिद्ध जंगली तलवार तकनीक है, किसी ने भीड़ में चिल्लाते हुए कहा। ये तो डिवाइन स्तर तक पहुंच चुकी है, इस विशालकाय लड़के का अब बचना मुश्किल है। लेकिन हातिम बस मुस्कुराया, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपने हाथों को फैलाया और अचानक बिजली की चमक उसकी हथेलियों में नजर आने लगी। उसकी उंगलियां बिजली की शक्ति से भरी हुई थीं और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके हाथ में बिजली का हथौड़ा सा आकार दिखने लगा। हातिम ने बस एक नज़र में कफील की उतरने की जगह का अंदाजा लगा लिया। उसकी विशाल 3 मीटर लंबी काया एक दैत्य की तरह कफील पर अपने हथौड़े का वार करने के लिए झपटी। उसी समय कफील ने अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ते हुए चिल्लाया, तू कुत्ते, अब मर। चिलचिलाती धूप में अचानक बिजली गिरी। जैसे ही कफील ने अपनी तलवार को थामा, बिजली ने उसकी तलवार को छू लिया। पल भर में ही बिजली की सैकड़ों चिंगारियां और गड़गड़ाहट ने सबको स्तब्ध कर दिया। कुछ ही पलों में कफील का सिर जल गया, उसका चेहरा काला पड़ गया, उसके कपड़े फट गए और उसके मुंह और नाक से धुआं निकलने लगा। उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं और वह वहीं खड़ा रह गया जैसे पत्थर का बुत बन गया हो। हातिम ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और उसे एक लात मारकर मंच से नीचे गिरा दिया। फिर उसने अपनी ठंडी और तीखी नज़रों से चारों ओर देखा और एक जोर की आवाज़ में चिल्लाया, और कौन है? हेवाद और कफील दोनों ही एक एक वार में मारे गए थे। सभी दर्शक अवाक थे। इस लड़के ने, जो अपनी पीठ पर एक बड़ा ताबूत लेकर घूम रहा था, अपनी शक्ति से पूरे मैदान में आतंक फैला दिया था। कुछ पल के लिए सब ठिठक से गए। कोई आवाज़ नहीं, कोई हलचल नहीं। हातिम ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए एक आखिरी बार चिल्लाया, कचरा। अब बताओ कौन कचरा है? उसके ये शब्द जैसे एक चुनौती थी। फिर वह मंच से नीचे उतर गया, अपने सिंह परिवार की ओर मुस्कुराते हुए देखा। भाई तुम महान हो, भाई तुम शक्तिशाली हो, भाई तुम दबंग हो। अरहत, मीनराज और वीरन तीनों वॉरगॉड मुस्कुराते हुए चिल्लाए। हातिम ने अपना सिर खुजलाते हुए एक मासूम मुस्कान दी। वो दूसरों को आसानी से कुचल सकता था, मगर अपने भाइयों के लिए वह सिर्फ एक भोला लड़का था। हृदेश का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था, मानो उसके भीतर एक घातक तूफान उमड़ रहा हो। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं और वो किसी भी कीमत पर सिंह परिवार की जीत को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसी समय एक अन्य संप्रदाय के मुखिया ने खड़े होकर घोषणा की, कामरान बाहर आओ। इस बुलावे के साथ ही एक योद्धा मंच पर उतर आया। वह ऊंचा, बलिष्ठ और अभिमान से भरा हुआ था। उसने सिंह परिवार की ओर गर्व से देखा और ऊंची आवाज में कहा, मैं चुनौती देना चाहता हूं। अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी अरहत ने दोनों हाथ जोड़कर शांतिपूर्ण आवाज में कहा, अमिताभा, चुनौती स्वीकार। लेकिन कामरान के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान फैल गई। उसने घमंड से कहा, तुम नहीं, मैं उस नग्न लड़की को चुनौती देना चाहता हूँ। भीड़ में एक खलबली मच गई। लोग हक्का बक्का रह गए और चारों तरफ कानाफूसी होने लगी। एक नग्न लड़की? कौन है वो? हमने तो कोई नग्न लड़की नहीं देखी। लोगों के मन में संदेह और उत्तेजना जाग उठी। वास्तव में वीना का शरीर किसी के द्वारा इस तरह से आच्छादित था कि मंच से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। अरहत ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने तेजी से वीना की ओर देखा, फिर गुस्से में चिल्लाया, एक महिला को चुनौती देना चाहते हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? कामरान ने अपनी गंदी मुस्कान को और भी टेढ़ा करते हुए व्यंग्य से कहा, अगर डरते हो तो इन सुंदरियों को यहाँ लेकर ही क्यों आए? इन्हें घर की 4 दीवारी में रखना चाहिए था। अब जाओ, यहाँ से दफा हो जाओ। अरहत का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वीना ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, भाई अरहत, चिंता मत करो। अगर ये मुझे चुनौती देना चाहता है तो मैं ये चुनौती स्वीकार करती हूँ। ये कहकर वीना मंच की ओर बढ़ गई।
उसकी मोहक मुस्कान ने वहां खड़े लोगों की निगाहें अपनी ओर खींच लीं। आसपास खड़े लोग उसे देखकर अपने सूखे होंठ चबाने लगे और कुछ ने तो थूक भी निगल लिया। भीड़ में से कुछ लोग बुदबुदाने लगे, क्या लड़की है, अद्भुत सौंदर्य। वीना मंच पर चढ़ गई और शांत स्वर में कहा, तो फिर शुरू करें। कामरान के चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। उसके मन में विचार उमड़ने लगे, क्या मैं इस लड़की को हरा नहीं सकता? ये तो मात्र एक लड़की है और ऊपर से इतने कम कपड़ों में है। आज इसे पूरी तरह बेइज्जत कर दूंगा। हा हा हा। अचानक आकाश से एक तेज चमकती रोशनी भाले के रूप में गिर पड़ी। वह जादुई भाला कामरान की आंखों को छेदते हुए उसकी खोपड़ी के आर पार हो गया और उसे मंच की जमीन से चिपका दिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसकी सांस वहीं थम गई। ये देख भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वीना ने कैसे हमला किया। चारों ओर खड़े योद्धा भी हैरान रह गए। किसी ने उसकी चाल देखी ही नहीं थी। वीना ने मंच पर खड़े होकर ठंडी मुस्कान के साथ कहा, और किसी को चुनौती देनी है। इस समय स्वर्ग संप्रदाय के योद्धाओं के चेहरे भी गंभीर हो गए थे। वीना की मुस्कान ने माहौल में एक खौफ सा फैला दिया था। वो मंच से उतरी और खिलखिलाते हुए चल पड़ी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। भीड़ में सब सोच रहे थे कि आखिर सिंह परिवार के ये लोग कौन हैं। उस विशालकाय योद्धा की शक्ति और अब इस लड़की का आक्रामक अंदाज, क्या सच में ये कूड़ा कहलाने लायक थे? उसी समय वज्रनाथ सिंह जोर से हंस पड़े। उनके चेहरे पर गर्व था, मानो वो अपनी जीत का स्वाद चख रहे हों। दूसरी ओर हृदेश का चेहरा काला पड़ चुका था। उसकी आंखों में गुस्से और बेबसी की झलक थी। तभी उसने बगल के कार्यक्षम संप्रदाय के प्रमुख की ओर देखा और इशारा किया। वो प्रमुख तुरंत उठ खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, कार्यक्षम संप्रदाय से कालबीब। कालबीब एक शक्तिशाली योद्धा था जो सीधे मैदान से मंच पर उतरा और सिंह परिवार की ओर तिरस्कारपूर्ण नजरों से देखते हुए गरजा, वज्रनाथ सिंह, तैयार हो जाओ, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। इतना सुनते ही हातिम और रूबी सिंह परिवार की ओर से मंच की ओर बढ़ने लगे, लेकिन वज्रनाथ सिंह ने हाथ के इशारे से उन्हें रोका और मुस्कुराते हुए बोले, अरे मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूँ, क्या तुम्हें एक बूढ़े से लड़ना सही लगता है? कालबीब ने हंसी उड़ाते हुए कहा, वज्रनाथ सिंह, अगर डरते हो तो मैदान छोड़ दो। वज्रनाथ सिंह ने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, डरता तो मैं नहीं हूँ, पर मुझे डर है कि कहीं लोग ये ना कहें कि मैं कमजोरों को हराकर अपनी ताकत दिखा रहा हूँ। ये ठीक नहीं होगा। कालबीब ने गुस्से में कहा, ज्यादा बातें मत बनाओ, आकर अपनी ताकत दिखाओ। अचानक वज्रनाथ सिंह का व्यक्तित्व मैदान से गायब हो गया। वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। तभी किसी ने कहा, आसमान में तो ड्रैगन है। वज्रनाथ सिंह ने अपना ड्रैगन का रूप धारण कर लिया। उनके विशाल पंख हवा में फड़फड़ाने लगे और उनकी गर्जना से वातावरण गूंज उठा। लोगों की आंखों में डर और विस्मय की झलक थी और फिर एक भारी आवाज के साथ वो मंच पर कूदे। कबाबिल के पास प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं था और वो सीधा ड्रैगन के पैरों तले कुचलकर मांस का ढेर बन गया। मेरे सिंह परिवार को चुनौती देने की हिम्मत। उनकी गर्जना मानो आसमान को भी चीर रही थी। आओ, मेरे सिंह परिवार को कचरा कहने की हिम्मत। एक और बार कचरा कहो। उनकी आवाज में ड्रैगन की शक्ति थी जो पूरे मैदान में दबाव बना रही थी। सैकड़ों सालों से सिंह परिवार में कोई भी ड्रैगन रूपांतरण अवस्था में नहीं पहुंच सका था, लेकिन अब वहां एक ऐसा योद्धा था जिसने इसे हासिल कर लिया था। आओ, वज्रनाथ सिंह की आवाज फिर गूंज उठी। इस बार यह पूरी तरह से कुचलने जैसा था। ड्रैगन की गर्जना ने पूरे मैदान को हिला दिया। तभी हृदेश की हंसी गूंज उठी। उसकी आवाज में घृणा और तिरस्कार था। उसने व्यंग्य से कहा, क्या जानवर है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सिंह परिवार के लोग जानवर बन सकते हैं। वज्रनाथ सिंह की आंखें हृदेश पर जम गईं। उनकी इस निगाह में गुस्से की तीव्रता थी। हृदेश, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो नीचे आओ और मुझे मार डालो। उनके स्वर में निडरता थी। भले ही स्वर्ग संप्रदाय हो, सप्तचर्क महाविद्यालय हो या फिर कोई आत्मवीर हो, किसी को भी मेरे पोते का अपमान करने की इजाजत नहीं है। मैं ये कतई सहन नहीं करूंगा। उनकी आवाज में ड्रैगन की गर्जना की ताकत थी, जैसे पागलपन से निकल रही हो। मैदान में कई संप्रदायों के मुखिया पीले पड़ गए। वो वज्रनाथ सिंह के शरीर से आ रही ड्रैगन की शक्ति का दबाव सहन नहीं कर पा रहे थे। हृदेश ने ठंडी हंसी के साथ कहा, वज्रनाथ सिंह, क्या तुम यहाँ हंगामा करने आए हो? वज्रनाथ सिंह ने घमंड से कहा, ये बूढ़ा यहाँ हंगामा करने ही आया है। हृदेश, मेरी बहू को लौटा दो और यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा। हृदेश की निगाह में अविश्वास और नाराजगी थी, लेकिन उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, बहुत ही घमंड है सिंह परिवार में। हाँ, मैंने हमेशा सुना था कि सिंह परिवार बहुत घमंडी है। आज सच साबित हुआ। हालांकि हृदेश ने अपने चेहरे पर गंभीरता लाते हुए कहा, बूढ़े, तुम गलत जगह पर आ गए हो। ये स्वर्ग संप्रदाय है, न कि कोई ऐसी जगह जहां तुम जैसे जानवर अपनी धौंस दिखा सकें। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि स्वर्ग संप्रदाय की असली ताकत क्या है। उसी समय एक बूढ़ा आदमी अचानक से मंच पर प्रकट हुआ और वज्रनाथ सिंह के सिर के ऊपर एक भूत की तरह तैरने लगा। उसकी उपस्थिति ने सभी की धड़कनें रोक दी।
उसकी आंखों में एक भयावह चमक थी और उसकी चपलता बिजली की गति के समान थी। तभी उसने अपने दोनों हाथ घुमाए और जोर से हमला किया। उसके दोनों मुंह के सीधे ड्रैगन के सिर लगे और एक बूम की आवाज के साथ पूरा मंच फट गया और वज्रनाथ सिंह का शरीर तुरंत मानव रूप में परिवर्तित हो गया। पूरे मैदान में एक बार फिर हलचल मच गई। 9वें स्तर के सर्व सम्राट की ताकत। मुझे नहीं पता था कि राजकुमार पार्थ और सम्राट ऋदेश के अलावा भी स्वर्ग संप्रदाय में एक 9वें स्तर का सर्व सम्राट योद्धा भी है। अब तो सिंह परिवार के लोग कुत्ते की तरह हारने वाले हैं। हा हा हा, देखते हैं वे अब कितने घमंडी बनते हैं। बूढ़े ने तिरस्कार भरी निगाह से वज्रनाथ सिंह को देखा और हंसते हुए कहा, सिंह परिवार का कोई व्यक्ति ऐसा कचरा जो एक भी वार सहन नहीं कर सकता। रूबी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, दादाजी, स्वर्ग संप्रदाय द्वारा आयोजित इस संघ महासभा में सिंह परिवार ने अपना दबदबा कायम कर दिया था। शुरू में कुछ छोटे मोटे संप्रदाय और कबीलों ने सिंह परिवार को चुनौती दी थी, लेकिन अब खुद स्वर्ग संप्रदाय को सामने आना पड़ा और उन्होंने सीधे 9वें स्तर के सर्व सम्राट के साथ कदम रखा। स्वर्ग संप्रदाय का ये सर्व सम्राट योद्धा जाराघून था, जो सुप्रीम एल्डर और पार्थ का चाचा भी था। उसने मंच पर कदम रखा। उसका चेहरा अत्यंत गर्वीला और क्रूर था। उसकी नजरों में बाकी लोग बस तुच्छ जीव थे। कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा, चाहे तुम जानवर का रूप भी धारण कर लो, लेकिन तुम्हारी असलियत नहीं बदल सकती। उसने वज्रनाथ सिंह को देखते हुए कहा। ये सुनकर वज्रनाथ सिंह, जिनके होठों से खून की एक पतली धारा बह रही थी, अपनी असली शक्ल में वापस आते हुए हंस पड़े। उन्होंने कहा, सर्व सम्राट स्तर की शक्ति क्या केवल इतनी ही है? इस पर जाराघून का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने अपने हाथ में एक लंबी चमकती तलवार निकाली और उसे हवा में उठाते हुए वज्रनाथ सिंह की ओर झपट पड़ा, लेकिन वज्रनाथ सिंह शांत खड़े रहे। उनका शरीर घने और मजबूत ड्रैगन स्केल से ढका हुआ था। तभी मीनराज अचानक वहां आ गया। उसके शरीर से खतरनाक जल शक्ति निकल रही थी, जिससे चारों ओर की नमी तुरंत एक जल ढाल में बदल गई, जो वज्रनाथ सिंह के चारों ओर एक अभेद्य कवच के रूप में उभर आए। जाराघून की तलवार उस जल ढाल को भेदने में असफल रही। ये देखकर जाराघून की आंखों में असमंजस की झलक दिखने लगी। उसी पल मीनराज ने और भी अधिक शक्ति का संचार किया, जिससे आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उसने गर्जना करते हुए कहा, स्वर्ग शक्ति। एक अदृश्य शक्ति का प्रहार हुआ और जाराघून अपने घुटनों पर गिर पड़ा, ठीक वज्रनाथ सिंह के सामने। उसी समय वज्रनाथ सिंह ने ठहाका लगाते हुए कदम आगे बढ़ाया और जाराघून के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। तेरा बाप हूं मैं, सर्व सम्राट होने से क्या उखाड़ लेगा? ये थप्पड़ इतना तेज था कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जाराघून, जो अब तक अपनी श्रेष्ठता पर घमंड कर रहा था, खुद को इस स्थिति में पाकर गुस्से से लाल हो उठा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वज्रनाथ सिंह ने उसे एक और थप्पड़ दे मारा। कहाँ गया तेरा घमंड? जाराघून के मुंह से खून बहने लगा और उसकी आंखों में अपमान की झलक साफ थी। भीड़ में एक उत्साह फैल गया। अद्भुत, ये बूढ़ा सच में अद्भुत है। हातिम ने भी जोर से चिल्लाया, दादाजी आप कमाल है। इस अद्वितीय दृश्य ने दर्शकों में एक नई ऊर्जा भर दी थी। वास्तव में सिंह परिवार इसी आक्रामक और घमंडी रवैये के लिए जाना जाता था। वे कभी किसी के सामने नहीं झुकते थे और ये आज उन्होंने साबित कर दिखाया था। जाराघून का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल था। कभी भी किसी ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब एक बूढ़ा उसे थप्पड़ पर थप्पड़ मार रहा था। यह उसकी बर्दाश्त से बाहर था। बूढ़े, मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी समय मीनराज ने अपने दबाव को और भी बढ़ा दिया। जाराघून ने बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके घुटने फिर से जमीन पर लग गए और उसके घुटने की हड्डी चटकने की आवाज सुनाई दी। मीनराज ने गंभीर स्वर में कहा, दादाजी जैसा मन करें, इसे सबक सिखाए। वज्रनाथ सिंह ने हंसते हुए कहा, जाराघून एक बार फिर घमंड दिखा। उसने एक और थप्पड़ मारा। क्या हुआ? मारना मुझे। इन शब्दों के साथ ही फिर से एक थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। आसुअर के बच्चे, मार मुझे। वज्रनाथ सिंह ने गर्जना की, लेकिन इस बार ये शब्द ऋदेश के लिए थे। वो देख सकता था कि उसका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच चुका है। फिर वज्रनाथ सिंह ने अपने हाथों में एक भयावह शक्ति भरी, जो एक खतरनाक ड्रैगन पंजे में बदल गए। आ मार मुझे। ये पंजा सीधे जाराघून के चेहरे पर पड़ा। ड्रैगन पंजे की ताकत से जाराघून का सिर जमीन में धंस गया और खून की धारा उसके मुंह से फूट पड़ी। वो पूरी तरह अधमरा हो चुका था। ये दृश्य अद्वितीय था। सिंह परिवार के बूढ़े योद्धा ने एक सर्व सम्राट के अहंकार को चूर चूर कर दिया था। वज्रनाथ सिंह थे तो क्या हुआ? जाराघून एक 9वें स्तर का सर्व सम्राट था। वो उसे ऐसे थप्पड़ मार सकते थे। अगर मीनराज ना भी होता तो भी वो उसका आसानी से मुकाबला कर सकते थे, क्योंकि वो अभी सिर्फ लेवल 2 की ड्रैगन शक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे। ऋदेश का चेहरा गुस्से में काला पड़ चुका था। जाराघून स्वर्ग संप्रदाय का एक सुप्रीम एल्डर था। उस समय वो खासतौर पर संघ महासभा की जीत को सुरक्षित रखने के लिए बाहर आया था। हालांकि किसने सोचा होगा कि उसे इतनी बुरी तरह से कुचल जाएगा।
वज्रनाथ सिंह ने जारघून के सिर पर पैर रखा और उसे अपनी शक्ति के भार का एहसास दिलाते हुए हृदेश की ओर तीखी नजर डालते हुए बोले, मैं हमेशा से बहुत तर्कशील रहा हूँ हृदेश। मेरे पोते की पत्नी को तुरंत छोड़ दे और अपने उस अभिमानी बेटे को यहाँ बुला ताकि वो मेरे पोते के सामने घुटनों के बल झुके और अपनी गलतियों के लिए 3 बार माथा टेके। हृदेश ने हंसते हुए कहा, घमंडी। अचानक धड़ाम की आवाज के साथ एक काले साए ने मंच पर दस्तक दी। उसका निशाना वज्रनाथ सिंह नहीं था बल्कि जारघून के दूसरी ओर खड़ा मीनराज था, जो अपनी शक्ति से जारघून को दबा रहा था। हवा में एक गड़गड़ाहट की गूंज पैदा हुई और सर्व सम्राट की विशाल शक्ति मीनराज की ओर लपकी। मीनराज ने हल्का सा भौहें चढ़ाए और अपने आसपास पानी की बूंदों का एक घेरा बनाया। बूंदें तेजी से संघनित होकर पानी का एक गोला बन गईं। उसने सामने से तेजी से आते सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग को घूरते हुए कहा, जल संसार खुल जा। सफेद बालों वाला बुजुर्ग जैसे ही इस जल क्षेत्र में प्रवेश करता है, मीनराज के एक हल्के से हमले में ही वो हवा में उड़ गया और दूर जाकर गिरा। खून का एक बड़ा घूंट उसके मुंह से बाहर आ गया। ये देखकर हृदेश के चेहरे पर अजीब सी गंभीरता छा गई। उसने मीनराज की ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, तू कौन है लड़के? मीनराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सप्तचर्क महाविद्यालय से मीनराज। जैसे ही ये शब्द कहे गए, पूरे मैदान में हलचल मच गई। सप्तचर्क महाविद्यालय का एक छात्र, क्या ये भी सिंह परिवार का ही हिस्सा है? असंभव। पिछले 100 सालों में किसी ने भी दक्षिणी तरंग महाद्वीप से सप्तचर्क महाविद्यालय की परीक्षा पास नहीं की है। ये कहीं पश्चिमी तरंग महाद्वीप से तो नहीं आया है। क्या ये भी आर्यन का समर्थक है? यह आर्यन आखिर पिछले कुछ वर्षों में कहां से इतने सारे अद्भुत योद्धाओं को ढूंढ लाया है? इस खुलासे ने सब लोगों को स्तब्ध कर दिया। सप्तचर्क महाविद्यालय के व्यक्तित्व ने उनके मन में आश्चर्य उत्पन्न किया। अचानक उन्हें कुछ समझ में आने लगा कि सिंह परिवार इतना शक्तिशाली क्यों हो रहा था। उनके पास सप्तचर्क महाविद्यालय के योद्धाओं का समर्थन था। हृदेश की दृष्टि सख्त हो गई। उसने गंभीर स्वर में कहा, छोटे दोस्त, ये मामला हमारे और सिंह परिवार के बीच का है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम पीछे हट जाओ तो मैं तुम्हें हमारे स्वर्ग संप्रदाय का सम्मानित अतिथि बना सकता हूँ। मीनराज ने ठहाका मारते हुए कहा, मैं पहले से ही यहाँ खड़ा हूँ और मुझे इसकी आदत हो चुकी है। तो उस सम्मानित अतिथि वाली बात को छोड़ ही दो, और वैसे भी मैं सिंह परिवार का हिस्सा हूँ। मेरा मालिक आर्यन है। ये सुनकर मैदान में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। सप्तचर्क महाविद्यालय का एक छात्र आर्यन को अपना मालिक मानता था। भीड़ में कुछ लोग सकते में थे। हृदेश भी भीतर ही भीतर चौंक गया। आर्यन, लगता है मैंने तुझे बहुत कम आंका था। इसके तुरंत बाद हृदेश की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई और उसने हत्या के इरादे से कहा, अगर तुम अपनी भलाई नहीं समझते तो मुझे भी तुम्हें सबक सिखाने में कोई हिचक नहीं। तभी हृदेश के सिंहासन के पीछे से 3 छायाएं बाहर निकलीं और मीनराज के ऊपर मंडराने लगीं। ये तीनों योद्धा सर्व सम्राट स्तर के थे और उन तीनों में एक बात सामान्य थी, उनके चेहरे एक जैसे थे। ये हृदेश के 3 चेहरे हैं। कविश ने खड़े होकर देखा और चौंककर कहा। उसे इस पर यकीन नहीं हो रहा था कि इतने कम समय में स्वर्ग संप्रदाय के पास इतने सारे सर्व सम्राट कहां से आ गए थे। वास्तव में स्वर्ग संप्रदाय की वर्तमान ताकत के सामने उसका विश्वकोप संप्रदाय कुछ भी नहीं था। हृदेश ने शैतानी हंसी के साथ कहा, मुझे देखना है कि तुम्हारी जल शक्ति मेरे 3 हमशक्ल योद्धाओं के सामने कैसे टिकती है। हा हा हा, बड़ी बहन, बड़ी बहन, बड़ी बहन। तारा पूरे जोश में दौड़ती हुई कमरे में आई। उसने देखा कि मेघा का श्रृंगार लगभग पूरा हो गया था। वो बहुत सुंदर और मोहक लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी चिंता झलक रही थी। वर्षा ने पूछा, आर्यन आया क्या? तारा ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं। तभी मेघा का दिल थोड़ी सी निराशा से धड़क उठा। वर्षा ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर आर्यन नहीं आया तो फिर तुम इतनी खुश क्यों हो? तारा ने चहकते हुए कहा, आर्यन भले ही नहीं आया है, लेकिन उसके सभी साथी आए हैं। क्या तुम्हें पता है कि उसके साथी कौन हैं? कौन है? कहीं वो सप्तचर्क महाविद्यालय के लोग तो नहीं हैं? वर्षा ने नाराजगी जताते हुए कहा। तारा अचंभित हो गई और चौंकते हुए बोली, बड़ी बहन, तुम्हें कैसे पता? ये सप्तचर्क महाविद्यालय के लोग ही हैं और तुम जानती हो कि वो आर्यन को क्या कहते हैं। वो उसे अपना मालिक कहते हैं। सप्तचर्क महाविद्यालय के लोग भी आर्यन को मालिक कहते हैं। आर्यन वाकई में कमाल का है। हा हा हा। ये सुनकर वर्षा और मेघा दोनों ही स्तब्ध रह गई। वास्तव में सप्तचर्क महाविद्यालय उनके लिए एक पवित्र स्थान था, योद्धाओं का मंदिर जैसा। खासकर मेघा के लिए, जहां उसके दुश्मन पार्थ को विद्यालय में शामिल होने का गौरव प्राप्त था, जिससे उसके मन पर भारी दबाव बना हुआ था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उस विद्यालय के लोग आर्यन के अनुयायी होंगे। वर्षा ने उत्तेजना से कहा, इसका मतलब यह है कि भले ही आर्यन खुद ना आए, लेकिन वो फिर भी हमारी मदद कर सकता है। तारा ने खुशी खुशी कहा, ये सिर्फ मदद करना नहीं है, ये तो उन्हें पूरी तरह से कुचल देना है। तुमने वो दृश्य नहीं देखा? वे सभी इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने पूरी सभा में धमाल मचा दिया है। जारघून तक घुटनों के बल बैठा माफी मांगता नजर आ रहा था।
वाणी, रूबी और वो मोटा लड़का जिसने अपनी पीठ पर ताबूत उठा रखा है, वे सभी बेहद ताकतवर हैं। उन्होंने पूरी सभा को हिला दिया है। ये बहुत रोमांचक है, तारा पूरे जोश में बताती रही थी। उसने मेघा के सिंगर को देखने के बाद मजाकिया अंदाज में कहा, बहन अब ये सिंगार बंद करो, आज ये शादी तो होने से रही। ही पर वो कमीना आर्यन खुद नहीं आया, हालांकि उसके साथी यहाँ हैं। हम उन्हें सबक सिखा देंगे। लेकिन तारा की आंखों में एक झिलमिलाहट थी। वो कहने लगी, मुझे पूरा यकीन है कि आर्यन जरूर आएगा और वो शानदार ढंग से आएगा, है ना? अपनी बात खत्म करने के बाद तारा ने कहा, तुम लोग इंतजार करो, मैं जाकर देखती हूँ और लौटती हूँ, मुझे तो देखने में बड़ा मजा आ रहा है। इसके बाद तारा एक तेज हवा की तरह बाहर निकल गई। मेघा और वर्षा हैरान रह गईं, उनके चेहरों पर असमंजस छाया हुआ था। दूसरी तरफ मैदान में, वास्तव में सप्तचर्क महाविद्यालय में होने की वजह से पिछले एक साल में मीनराज की शक्तियां तेजी से बढ़ी थी। पहले वो एक सर्व सम्राट के मुकाबले के योग्य नहीं था, लेकिन एक साल में वो उन्हें चुनौती देने लायक हो गया था। हालांकि 3 सर्व सम्राटों का एक साथ सामना करना आसान नहीं था, लेकिन वो डरा नहीं था। वो चिल्लाते हुए बोला, आओ कुत्तों। त्रिकाल द्वीप पर उसने आर्यन से सीखा था कि मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे सामने कोई भी और कितना भी ताकतवर योद्धा क्यों ना हो, उसे बस संघर्ष करना है, क्योंकि अगर एक बार डर गए तो जिंदगी भर हारते रहेंगे। तभी रिदेश ने गंभीर स्वर में आदेश दिया, मार डालो। तीनों हमशक्ल योद्धा एक साथ आगे बढ़े। उनकी चालें इतनी तेज थीं कि मानो हवा में हजारों परछाइयां चल रही हों। वो तीनों एक जैसे लग रहे थे और चारों ओर उनकी परछाइयां फैली हुई थीं। मरब, कीड़े, तीनों की आवाज एक साथ गूंजी और 3 तेज तलवारें सीधा मीनराज के गले की ओर झपटीं। मीनराज ने झटके से अपने कदम पीछे खींचे। उसके शरीर में छुपी हुई जल की शक्ति ने उसके अंदर ऊर्जा का संचार किया, लेकिन एक ही साथ तीनों का सामना करना उसके लिए असंभव था। उसी समय जारघून ने अचानक खड़ा होकर एक गहरी गर्जना की, जैसे किसी भूखे शेर ने अपनी पूरी शक्ति को जागृत कर लिया हो। और सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने, जिसे मीनराज ने पहले दूर फेंक दिया था, फिर से हमला किया। दादाजी, जल्दी हट जाए, मीनराज ने वज्रनाथ सिंह से कहा। उसकी भौहों के बीच का स्थान कस गया और उसके शरीर में छुपी हुई जल शक्ति और भी तीव्रता से जाग उठी। जारघून ने एक गुस्सैल शेर की तरह गरज कर कहा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वज्रनाथ सिंह, जो इस समय मैदान में खड़े थे, ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। उन्होंने अपनी आंखों में कठोरता लाते हुए गरज कर कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? आओ मुकाबला करो। इस वक्त खून के रंग की गहरी लाल परतें उनकी त्वचा पर चमक रही थीं। उनके शरीर में बहता ड्रैगन ब्लड धीरे धीरे उबलने लगा। उनकी हड्डियां और मांस जैसे नए रूप में ढलने लगे थे और उनका शरीर निरंतर एक नए रूप में बदलाव महसूस कर रहा था। इस बार वज्रनाथ सिंह का ड्रैगन रूप पूरी तरह से अलग था। उनके शरीर की आभा में ड्रैगन ब्लड की असली शक्ति समाहित हो चुकी थी। अचानक आसमान का नीला रंग धीरे धीरे काले बादलों से ढकने लगा। चारों ओर काली ऊर्जा फैलने लगी और हवा में एक अजीब ठंडक महसूस होने लगी। ये ठंडक उस ठंडी हवा से भी कहीं ज्यादा गहरी थी, जैसे ये ठंडक किसी आत्मा से आ रही हो। आसपास का तापमान 10 डिग्री से भी अधिक गिर गया और खड़े हुए लोग अपने शरीर को कांपते हुए महसूस करने लगे। उसी पल हा 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 एक भयावह हंसी गूंजी। फिर एक बैंगनी धुंध फैलने लगी। वहीं वीरन के हाथों की उंगलियां बैंगनी काली लपटों में सुलग रही थी और वो एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, आखिर मेरी बारी आ ही गई। इसके बाद वो हवा को चीरते हुए स्टेज पर पहुंचा। साथ ही उसने सफेद बालों वाले सर्व सम्राट को एक कोयले में तब्दील कर दिया। उस बेचारे बूढ़े को तो पता ही नहीं चला कि अभी क्या हुआ। उसे केवल महसूस हुआ कि एक तेज हवा का झोंका उसके पास से गुजरा था। फिर वो धीरे धीरे टुकड़ों में टूटकर धरती पर बिखर गया। ये देखते ही पूरे मैदान में एक ऐसी खामोशी छा गई, जैसे वहां सांस लेना भी हराम हो। अगले ही पल उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनकी सांसें अटकने लगी। हवा में 3 हमशक्ल सर्व सम्राट योद्धाओं में से एक कोयला बनकर नीचे गिर पड़ा। उसका शरीर भी बूढ़े आदमी के भांति बिखर गया। इसके बाद तो जैसे आकाश से कोयले की बारिश होने लगी। बचे दोनों सर्व सम्राट योद्धा भी कोयले की राख में तब्दील हो चुके थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उन्होंने बस एक हवा को झोंका गुजरता देखा था और उसके अगले ही सेकंड में चारों सर्व सम्राटों का अंत हो चुका था। उनके शवों का हाल ऐसा था कि वो धरती पर गिरते ही टुकड़ों में बिखर गए। प्रतिरोध का तो सवाल ही नहीं था। उन्हें समझ ही नहीं आया कि प्रतिरोध करें भी कैसे। वीरन हवा में तैरते हुए ठहाका मारने लगा, जैसे वह कोई बच्चा हो। अब और कौन है? जारघून अब तक समझ नहीं पाया था और वह वज्रनाथ सिंह की ओर बढ़ने लगा। वीरन की नजरें उस पर टिकीं और वह चिंगाड़ उठा। जारघून का चेहरा डर से सूख गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर पर लाखों किलो का भार आ गया हो। वह सीधे जमीन पर घुटनों के बल गिरा, जिससे एक गहरा गड्ढा बन गया। इसके साथ ही उसके पैरों की हड्डियां और जोड़ों का हर हिस्सा बारीक चूर्ण में बदल गया। उसी समय वज्रनाथ सिंह ने उसे एक और जोरदार थप्पड़ मारा। अभी भी अकड़ दिखा रहे हो?
जारघून की सहनशक्ति खत्म हो चुकी थी। उसकी गर्दन टूट गई और उसका सिर वज्रनाथ सिंह के थप्पड़ के वार से उछलकर विदेश के पैरों में गिरा। पूरे मैदान में एक ऐसी खामोशी थी जिसे शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वीरन ने एक हंसी के साथ अपने चेहरे पर कठोरता लाते हुए कहा, अब बताओ असली कचरा कौन है? कौन है? उसकी आवाज़ गूंजने लगी और उसने अपनी नज़रें पूरे मैदान में घुमाईं। हृदेश का शरीर डर से कांप रहा था। वीरन की ये शक्ति उसके लिए सहन करना असंभव था। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने डरते हुए पूछा, त तुम आखिर हो कौन? वीरन के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। उसने जवाब दिया, मैं हूं एक दुष्ट शक्ति का अवतार, नर्क से आया हुआ, और मेरा नाम है वीरन। और हाँ, वीरन ने गर्व से कहा, मेरे मालिक का नाम है आर्यन। ये सुनकर सभी की रूहें कांप उठीं। ये भी आर्यन का साथी था, एक और राक्षस, और यह पहले वाले से भी अधिक भयानक था। ये नर्क से आया था। आखिर क्या चल रहा था? सबकी नज़रों में अनगिनत सवाल थे, पर बोलने या पूछने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। जिस समय सभी वीरन की शक्ति देखकर हैरान थे, उसी वक्त अचानक आसमान में एक जोर की गड़गड़ाहट हुई जो हर चीज को झुलसाने का दम रखती थी। दर्शकों की नजरें ऊपर की ओर टिक गई थीं। सफेद वस्त्रों में जैसे अमर देवता की तरह एक आकृति मंच पर उतरती हुई नजर आने लगी। उसकी आभा चारों ओर फैलने लगी थी। तभी एक अजीब सी आवाज उस खाली जगह में गूंज उठी। धम! मीनराज नीचे गिर पड़ा। धम! वीरन भी आकाश से वापस जमीन पर आ गिरा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हल्की सी कुटिलता थी। पार्थ ने अपने पैरों के नोक से जमीन पर एक हल्का सा ठोकर मारा और वह मंच पर उतर आया। उसके भौहों के बीच एक छोटी सी बुरी छवि झलक रही थी। उसकी नज़रें मंच पर एक बार ऐसे घूमी जैसे सबको खामोश कर देने का इशारा कर रही हो, और वह हल्की आवाज में बोला, तुम सब कचरा होकर भी स्वर्ग संप्रदाय में उधम मचाने की हिम्मत करते हो। ये बस एक साधारण सा वाक्य था, परंतु ये सभी के दिलों में गरजती बिजली की तरह फट पड़ा। वज्रनाथ सिंह, जो सबसे पास खड़ा था, सहन नहीं कर सका। उसने खून की एक धार उगल दी। उसका चेहरा एकदम सफेद हो गया और वह तेजी से पीछे हट गया। आसपास खड़े अन्य संप्रदायों के प्रमुखों और शिष्यों के चेहरों पर एक भौचक्केपन की झलक थी। आत्मवीर की शक्ति, क्या यही आत्मवीर का स्तर है? केवल उसकी आवाज में ही इतनी दबंगता है कि सब कुछ थरथरा उठे। उसकी शक्ति इतनी अधिक है कि उसके सामने कांपना पड़ता है। युवराज पार्थ दक्षिणी तरंग महाद्वीप का सर्वोत्तम योद्धा सच में केवल नाम का ही नहीं है, वह असाधारण रूप से शक्तिशाली है। अब सिंह परिवार के लोग अपनी शेखी बघारने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? चारों ओर हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी। कविश का चेहरा भी अत्यंत गंभीर था। वो हमेशा पार्थ के आत्मवीर का स्तर प्राप्त करने को लेकर संशय में रहता था, परंतु अब उसे देखकर उसने पूरी तरह हार मान ली। वो बहुत ही खतरनाक था, एकदम अस्वाभाविक। लेकिन जब उसने पार्थ की आंखों में देखा तो उसके दिल में एक हल्की सी थरथराहट हुई। राक्षस? ऐसा नहीं था कि उसने पार्थ के शरीर में कोई राक्षसी शक्ति महसूस की थी, बल्कि यह उसके बेटे की तरह किसी अदृश्य शक्ति की छाया का संकेत था। लेकिन पार्थ की आंखों में जो दृढ़ संकल्प था, वो कहीं अधिक कठोर और अडिग था, और उस तरह की राक्षसी छवि भी कहीं अधिक भयावह थी। कविश ने मन ही मन सोचा, क्या पार्थ ने आत्मवीर के स्तर को प्राप्त करते समय कोई विक्षिप्तता का अनुभव किया था, या फिर उसके अंदर राक्षसी छाया प्रवेश कर गई है? अगर ऐसा है तो उसके मन में ठंडी हंसी गूंजने लगी। अपनी कुर्सी पर बैठा वो एक नाटकीय प्रदर्शन का आनंद लेते हुए स्वर्ग संप्रदाय और सिंह परिवार के बीच की लड़ाई को देख रहा था। उसके लिए ये संघर्ष जितना तीव्र होता उतना ही अच्छा था। इसके अलावा सिंह परिवार की शक्ति भी उसे हैरान कर रही थी। उनमें से हर एक असामान्य रूप से शक्तिशाली था और सर्व सम्राट योद्धा भी उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पूरी लड़ाई की श्रृंखला के बाद सिंह परिवार ने स्वर्ग संप्रदाय को पूरी तरह से कुचल दिया था। यह ऐसा था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वो पार्थ है, रूबी ने ठंडे स्वर में कहा। वो मंच पर जाना चाहती थी, लेकिन हातिम ने उसे रोकते हुए कहा, यह मर्दों की लड़ाई है, तुम औरतें बस देखो। उसी समय हातिम मंच पर गया और साथ में अरहत भी। नंदीश ने भी सिंह परिवार के शिष्यों के साथ मंच की ओर कदम बढ़ाए। सिर्फ रूबी, वाणी और छाया को छोड़कर सिंह परिवार के साथ आए सभी लोग मंच पर पहुंच गए। हा, पार्थ ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। हातिम की आभा बहुत आक्रामक थी। वो बोला, मैंने सुना है कि तुम हमारे बड़े भाई की लड़की से जबरदस्ती शादी कर रहे हो। पार्थ ने बिना किसी जवाब के हातिम की ओर देखा। हातिम बहुत सीधा साधा इंसान था। वो आगे बढ़कर बोला, लड़के, बेहतर होगा कि तू किनारे हो जाए। अगर तू हमारे बड़े भाई की लड़की को छूने की कोशिश करेगा तो मैं तुझे मार दूंगा। मीनराज ने उसे चेताया, भाई, ये व्यक्ति साधारण नहीं है। अभी अभी जब आत्मवीर का दबाव उस पर पड़ा था तो वो उसे सहन नहीं कर पाया था, और वह पार्थ की वास्तविक शक्ति नहीं थी। हातिम बोला, साधारण हो या ना हो, अगर यह हमारी भाभी जी को छूने का इरादा रखता है तो ये बर्दाश्त नहीं होगा।
वज्रनाथ सिंह ने अपने शरीर को स्थिर किया, मंच पर खड़े पार्थ को देखा और उनके दिल में तनाव बढ़ने लगा। यह आत्मवीर की शक्ति थी, एक ऐसा अस्तित्व जिससे कोई बच नहीं सकता था। फिर भी सिंह परिवार के लोग निडर थे और पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। 3 साल पहले जब आर्यन को पार्थ ने बुरी तरह से कुचला था, उस अपमान का बदला लेने के लिए आज वो सभी वहां खड़े थे। वज्रनाथ सिंह की आवाज थोड़ी गहरी हो गई और उन्होंने कहा, पार्थ, आज या तो तुम घुटनों के बल झुककर माफी मांगो और मेरी बहू को छोड़ दो, या फिर। वज्रनाथ सिंह की नजरें पूरे मैदान में घूमी, उनकी आवाज में ऐसी गरिमा थी जो पूरे क्षेत्र में गूंज उठी, या फिर मैं तुम्हारे स्वर्ग संप्रदाय का नरसंहार कर दूंगा। हृदेश को इस पर गुस्सा आ गया और वो ऊंची आवाज में चिल्लाया, वज्रनाथ, क्या तुम वाकई सोचते हो कि अब भी सिंह परिवार वही पुराना सिंह परिवार है? क्यों ना तुम अपनी शक्ल चुल्लू भर पानी में देखो और अपनी औकात समझो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कुछ सर्व सम्राटों को मारने से तुमने पूरे स्वर्ग संप्रदाय को हरा दिया है? इस समय स्वर्ग संप्रदाय पूरे दक्षिणी तरंग महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय था। कुछ एल्डर्स की मृत्यु से संप्रदाय कमजोर नहीं होगा। पार्थ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे संप्रदाय का नरसंहार करना चाहते हो, है ना? तो दिखाओ तुम ये कैसे करने वाले हो। छोड़ो, तुम एक काम करो कि जितने भी तुम्हारे सिंह परिवार के सूरवीर हैं, सभी को आज इस महासभा में बुलाओ, मैं एक ही बार में निपट लूंगा। उसकी आवाज में एकरूपता और शांति थी, यहाँ तक कि वज्रनाथ सिंह के कहे शब्दों पर भी उसे गुस्सा नहीं आया था, क्योंकि उसे नजरअंदाज करना ही उसकी सबसे बड़ी तिरस्कार की सीमा थी। वज्रनाथ सिंह और उनके सिंह परिवार के लोग पार्थ की नज़र में कुछ भी नहीं थे। उसके पास तो उन्हें नीचा दिखाने के लिए भी समय नहीं था। तभी हातिम अपने हथौड़े के साथ गरजते हुए पार्थ के सामने उतरा। चलो फिर शुरुआत मुझसे करो, देखते हैं कि तुम सिंह परिवार का क्या बिगाड़ सकते हो। वह एक कदम आगे बढ़ा, उसके शरीर से शक्तियां तेजी से बाहर निकलने लगी। बिजली की लहरों के समान वह उछलने लगी, जैसे वो गरजती हुई बिजली की शक्ति से जुड़ी हो। उसका सारा शरीर बिजली के झटकों से घिर चुका था। उसके हथौड़े से भी बिजली की गड़गड़ाहट निकल रही थी। उसकी शक्ति वास्तव में बहुत प्रबल थी। मैदान में मौजूद हर कोई चौंका हुआ था। थोड़ी देर पहले ही जब उसने धर्म संप्रदाय के प्रमुख को मारा था, तब शायद उसने अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा भी उपयोग नहीं किया था। हालांकि उसकी इस खतरनाक शक्ति को देखकर भी पार्थ की आंखें तक नहीं हिली। उसने बस अपनी एक छोटी उंगली हल्के से हिलाई। जैसे ही उसकी उंगली बिजली की गर्जना के संपर्क में आई, एक खतरनाक शक्ति तरंग पूरे मैदान में फैल गई और उस पल में जैसे बिजली पूरी तरह से गर्जना भूल गई, मानो किसी खौफनाक शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। अब मेरी बारी। उसी समय अरहत आगे बढ़ा। उसके शरीर में बुद्ध शक्ति बहने लगी। उसके शरीर से शक्ति की रोशनी फूटने लगी। उसके हाथ में लाइफ ब्लेड ने दानव शक्ति का रूप ले लिया। लाइफ ब्लेड के हिलने से चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। इस सुनहरी रोशनी ने अरहत के शरीर को पूरा ढक लिया, मानो वो कोई सोने का पवित्र बुद्धा हो। चारों ओर स्वर्णिम रोशनी बिखेरते हुए उसने अपनी शक्ति की सीमा को पार कर पार्थ की ओर वार किया। हालांकि पार्थ के बाएं हाथ की एक उंगली ने हल्के से उसकी सारी शक्ति को जकड़ लिया और उसे नष्ट कर दिया। अब मेरी बारी। मीनराज उड़ते हुए आ गया। एक पल में उसके पीछे पानी की ऊंची लहरें उछलने लगीं, मानो विशाल समुद्र की तरंगें लहरा रही हों। उसके चेहरे पर एक घातक मुस्कान थी। पानी की ऊंची लहरों ने पार्थ को चारों ओर से घेर लिया और मीनराज एक गहरी गर्जना के साथ बोला, जल शक्ति। उसकी शक्ति चरम सीमा पर पहुंच गई थी, लेकिन पार्थ ने उसकी पूरी शक्ति को भी एक उंगली से रोक दिया और उन ऊंची विशाल लहरों को खत्म कर दिया। वो तीनों वॉरगॉड इतने शक्तिशाली थे कि एक अग्रवीर को भी कुचल सकते थे, लेकिन इस वक्त उनके सामने पार्थ खड़ा था, जो एक आत्मवीर था। पार्थ जिसे दक्षिणी तरंग महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली माना जाता था। हालांकि उन सभी को असाधारण शक्ति के साथ पार्थ की ओर बढ़ते देख सभा में उपस्थित सभी लोग दंग रह गए थे। ये कैसी शक्ति थी? उन लोगों ने ऐसा कभी नहीं देखा था। वज्रनाथ सिंह ने कहां से इन जैसे शूरवीरों को ढूंढ निकाला? उन्हें कुछ मालूम नहीं था। उनकी शक्ति अत्यंत प्रचंड थी, लेकिन पार्थ की शक्तियां उससे भी अधिक भयंकर थी। उसने बिना हिले केवल एक उंगली से उन तीनों के वार रोक दिए थे। ये शक्ति वास्तव में अपराजय थी। हृदेश के चेहरे पर खुशी की लहर उमड़ पड़ी और स्वर्ग संप्रदाय के शिष्य एक स्वर में चिल्लाए, युवराज महान है, युवराज महान है। उनकी आवाज आकाश तक गूंज उठी। उसी समय अब मेरी बारी। वीरन अपने हाथ में काली बैंगनी लपटों को लपेटे आकाश से उतरता हुआ दिखाई दिया। उसके शरीर के चारों ओर तीव्र काली बैंगनी लपटें जल रही थी। पार्थ ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं। इस बार उसने अपने दूसरे हाथ की एक उंगली को हल्का सा हिलाया और उसने एक शब्द में कहा, तोड़ो। और उसके इन शब्दों के साथ उसकी उंगली से एक शक्तियों की लहर निकली, जिसने देखते ही देखते एक प्रचंड तूफान का रूप ले लिया और इस तूफान ने पल भर में वीरन की काली बैंगनी लपटों को पूरी तरह से मिटा दिया। केवल आधे सेकंड सब कुछ पहले जैसा हो गया। पार्थ ने केवल एक उंगली से चारों वॉरगॉड की शक्ति को मिटा दिया। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई और कहा, क्या यही तुम्हारे सिंह परिवार की ताकत है?
क्या तुम इसी तरह से मुझे रोकने वाले हो? तुम लोग तो मेरी एक उंगली के काबिल भी नहीं हो। जैसे ही पार्थ की बात समाप्त हुई, उसकी उंगली से एक रोशनी निकली जो चकाचौंध करने वाली थी। ये रोशनी 4 दिशाओं में फैल गई और एक पल बाद 4 धमाके सुनाई दिए। चारों वॉरगॉड अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। ये रोशनी इतनी भयानक थी कि वो 400 मीटर दूर जाकर मैदान की दीवार से टकराए और पूरी दीवार एक मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। ये एक बेहद शक्तिशाली अस्तित्व का प्रतीक था। बहुत 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 शक्तिशाली है ना? मेरा दिमाग कांप रहा है। यह एक आत्मवीर की शक्ति है। मेरे भगवान, वो बहुत ताकतवर है। पूरे दक्षिणी तरंग महाद्वीप में कौन उसका मुकाबला कर सकता है? जब तक पार्थ जीवित है, स्वर्ग संप्रदाय हमेशा दक्षिणी तरंग महाद्वीप का सबसे बड़ा संप्रदाय रहेगा। सही कहा, स्वर्ग संप्रदाय का दक्षिणी तरंग महाद्वीप पर एकाधिकार अब अजेय है। मुझे लगा कि सिंह परिवार के योद्धा बहुत ताकतवर हैं, लेकिन युवराज पार्थ के सामने तो वे कुछ भी नहीं हैं। हर तरफ चर्चाएं हो रही थीं, हर कोई भयभीत था। उनके दिलों में पार्थ अब एक देवता के समान था, एक अडिग शक्ति। कविश भी यही महसूस कर रहा था। हालांकि वह देख सकता था कि पार्थ के दिल में एक राक्षस प्रवेश कर गया था, लेकिन ऐसी शक्ति को हिलाना असंभव था। हृदेश जोर जोर से हंसने लगा। यही वो दबदबा था जो वो हमेशा से चाहता था। इस ताकत के साथ अब कौन स्वर्ग संप्रदाय का विरोध करने की हिम्मत करेगा? अब कौन हिम्मत करेगा? आखिर क्या होने वाला है? आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम को, और दोस्तों वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लग रहा है। सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर हैं, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? यार, एपिसोड खत्म हो चुके हैं। लेखक अभी लिख रहा है। जैसे जैसे चैप्टर आएंगे मैं तुरंत ही अपलोड कर दूंगा, वादा रहा। आज का वीडियो योगेश्वर त्रिपाठी जी के नाम। तो चलिए अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। भीड़ में खामोशी पसरी हुई थी। पार्थ ने वज्रनाथ सिंह की ओर अपनी ठंडी नजर घुमाई और होठों पर हल्की सी हंसी लाते हुए कहा, तो बूढ़े आदमी, क्या यही है तुम्हारे परिवार की ताकत? वज्रनाथ सिंह का शरीर कांप रहा था। सिंह परिवार के बाकी योद्धा भी कांप रहे थे। वो पार्थ की आवाज भी सहन नहीं कर पा रहे थे। तो लड़ाई कैसे करते? पार्थ ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा वो बेकार पोता अब तक क्यों नहीं आया? उसी पल चारों ओर से तानों की आवाजें उठने लगीं। उस निकम्मे आर्यन को जरूर डर लग गया होगा। अगर वो यहाँ होता तो अब तक उसकी लाश पड़ी होती। हा, आर्यन एक काय है, पूरी तरह से निकम्मा। पार्थ ने ठंडी सांस ली और नजरअंदाज करते हुए कहा, 3 साल पहले मैंने तुम्हारे पोते को कुत्ते की तरह रौंदा था। अगर वो आज यहाँ आया तो इस बार उसे केवल रो दूंगा ही नहीं बल्कि जान से खत्म कर दूंगा। वो यहाँ आकर मेघा को ले जाना चाहता है ना? पार्थ की आंखों में गुस्सा झलक उठा। उसके अंदर छिपा राक्षस हिलने लगा और उसकी आवाज चारों ओर गूंज उठी। वो इस काबिल नहीं है, उससे कहना चिंता मत करे। मैं मेघा को खिलौने की तरह इस्तेमाल करूंगा। वो सिर्फ मेरी हवस को शांत करने का एक साधन बनकर रहेगी। हा। उसकी आवाज में एक राक्षसी स्पंदन था। वह पागलों की तरह हंस रहा था। पूरे मैदान में उसकी हंसी की गूंज से कंपन होने लगा। उसका दबाव इतना भयानक था कि दर्जनों शिष्यों का खून उलटकर उनकी जान चली गई। लेकिन हृदेश ने उसे रोकने की बजाय एक संतोष भरी मुस्कान के साथ देखा। जितना अधिक उसका बेटा शक्तिशाली होता जा रहा था, उतना ही वो खुश हो रहा था। वो चाहता था कि पूरे दक्षिणी तरंग महाद्वीप के लोग उससे डरें। वज्रनाथ सिंह के पैर हिलने लगे। उन्होंने जमीन में अपने पैर घुसाकर खुद को संभाला और कहा, पार्थ, चिंता मत करो, मेरा पोता तुम्हें जरूर धूल चटाएगा। वास्तव में वो भी पार्थ की हंसी का सामना नहीं कर पा रहे थे। पार्थ ने हंसना बंद किया। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। वो वज्रनाथ सिंह की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में बोला, ये भूल मत करना कि मैं इस बार उसे बख्श दूंगा। अगर वो आया तो निश्चित रूप से मरेगा।
इसके बाद पार्थ ने ठंडी नजरों से वज्रनाथ सिंह को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे परिवार के लोग किसी के आगे नहीं झुकते, है ना? चलो आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे सिंह परिवार की हड्डियाँ कितनी मजबूत हैं। इतना कहते ही उसने कठोर नजरों से वज्रनाथ सिंह के साथ आए योद्धाओं की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, घुटनों पर बैठो। लेकिन वो सभी योद्धा निडर खड़े रहे, उनकी रीढ़ और भी सीधी हो गई। उसी समय एक योद्धा का शरीर फट गया, खून का फव्वारा वज्रनाथ सिंह और उनके अन्य योद्धाओं के चेहरों पर उछल गया। पार्थ ने फिर से कहा, घुटनों पर बैठो। उनमें से कोई भी योद्धा नहीं झुका और एक स्वर में दांत भींचकर गरजते हुए बोले, अगर हिम्मत है तो हमें मार दो। उनकी बात खत्म होने से पहले ही उनमें से एक और योद्धा का शरीर फट गया, खून की बौछार चारों ओर बिखर गई। पार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, घुटनों पर बैठो। वे योद्धा पार्थ के दबाव को सहन नहीं कर पा रहे थे और उनके मनोर चेतना में अत्यधिक दर्द था। तभी उनमें से एक और योद्धा ने पूरी शक्ति से दहाड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारी 7 नस्लों को मिटा दूंगा। पार्थ ने ठंडी मुस्कान के साथ अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई और उसके माथे पर मारने के लिए तैयार हो गया। उसी समय वज्रनाथ सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, मैं झुकूंगा। पार्थ एक पल के लिए चौंका, फिर जोर से हंसा और कहा, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे परिवार की हड्डियां काफी मजबूत है, लेकिन लगता है कि वे सामान्य ही हैं। उसने वज्रनाथ सिंह की ओर देखा और व्यंग्य से कहा, चल बूढ़े, अब घुटने टेक। उस योद्धा ने गरजते हुए कहा, ग्रैंड एल्डर, इस कमीने के सामने मत झुको, मुझे मौत से डर नहीं है। वज्रनाथ सिंह के पास कोई चारा नहीं था और वह भारी मन से घुटनों के बल झुक गए। दादाजी, रूबी चीख उठी। ग्रैंड एल्डर सिंह परिवार के सभी योद्धा और भी दुखी हो गए। उनके चेहरे पर शर्म की लकीरें साफ थीं। वहीं पार्थ की राक्षसी हंसी मैदान में गूंज उठी और लोग उसके सामने झुके सिंह परिवार की हंसी उड़ाने लगे। उसी समय थोड़ी देर पहले बोलने वाले सिंह परिवार के योद्धा का शरीर एक तेज धमाके के साथ फट गया। यह इतना तेज था कि चारों ओर सन्नाटा छा गया। हर कोई पार्थ की तरफ देखने लगा। वज्रनाथ सिंह की आंखें गुस्से से लाल हो उठीं। वो पार्थ की तरफ देखते हुए बोले, तुमने उसे क्यों मारा? क्या मैं उसे क्यों नहीं मार सकता? सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरे सामने घुटने टेके? मैंने ये नहीं कहा था कि अगर तुम घुटने टेकोगे तो मैं उसे नहीं मारूंगा। हा हा हा। पार्थ ने ठहाका लगाते हुए एक शैतानी हंसी बिखेरी। वज्रनाथ सिंह ने देखा कि कैसे वो योद्धा जमीन पर गिर गया। उसका पूरा शरीर फट चुका था और उसका खून नदी की तरह बह रहा था। ये देखकर उनका गुस्सा अब सहनशीलता की हद पार कर चुका था। उसी पल बाकी सभी योद्धाओं ने ड्रैगन का रूप धारण किया और पार्थ की ओर बढ़ने लगे। तुम लोग अपनी मौत की ओर कदम बढ़ा रहे हो, पार्थ ने ठंडे स्वर में कहा। वज्रनाथ सिंह चिल्लाए, नहीं, रुको, मत जाओ। बूम बूम बूम, एक के बाद एक वो सभी योद्धा गिरने लगे। वो पार्थ के पास भी नहीं पहुंच पाए। हालांकि उन सभी ने ड्रैगन की शक्ति प्राप्त कर ली थी और वे अपना ड्रैगन ब्लड सक्रिय कर चुके थे, लेकिन उनकी शक्ति और पार्थ की शक्ति के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। वो कुछ भी नहीं कर सके। हा हा हा। पार्थ ने शैतानी हंसी में कहा, सिंह परिवार मुझे तो बस कुछ बेजान कुत्तों जैसा दिखता है। क्या कभी सिंह परिवार इतना शक्तिशाली हुआ करता था? अगर मैं उस समय वहां होता तो उन्हें भी कुत्तों की तरह रौंद देता। हा हा हा। पार्थ पूरा अंधकार से भरा हुआ था। उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी, किसी की भी नहीं। बातों बातों में ही पार्थ ने वज्रनाथ सिंह की ओर देखा और ठिठोली करते हुए कहा, बूढ़े, अब तेरी बारी है। वज्रनाथ सिंह ने अपने आसपास मरे हुए योद्धाओं को देखा। उनका दिल दर्द से भरा हुआ था। हालांकि उन्होंने पहले से ही इस परिणाम की कल्पना कर रखी थी, पर यह दृश्य देखकर उनका दिल टुकड़ों में बढ़ गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और एक शक्ति प्रभा पिल निकाली। जैसे ही उन्होंने पिल को निगला, उसी समय उनके मुंह से एक तेज गर्जना फूटी और उनके शरीर के कपड़े फट गए। ड्रैगन परिवर्तन। उसी समय सिंह परिवार के कुछ और योद्धाओं ने भी शक्ति प्रभा पिल ली। उनमें से कोई भी अग्रवीर स्तर पर नहीं पहुंचा था, इसलिए वे शक्ति प्रभा पिल को ग्रहण कर सकते थे। मैदान के बीच में वज्रनाथ सिंह का रूपांतरण 20 मीटर लंबे एक खूनी ड्रैगन में हो गया। उनका पूरा शरीर खून की लाल चमकदार स्केल से ढका हुआ था और एक अत्यधिक आक्रामक और शक्तिशाली आभा उनके चारों ओर फैल रही थी। वज्रनाथ सिंह के अलावा मैदान में अब 10 छोटे ड्रैगन भी दिख रहे थे। आर्यन से ड्रैगन ब्लड लेने के बाद वो पिछले कुछ समय से लगातार अभ्यास कर रहे थे और उन्होंने अपनी शक्ति को इस हद तक मजबूत बनाया था। ये दृश्य देखकर सभी लोग डर से कांपने लगे। थोड़ी देर पहले जब वज्रनाथ सिंह ने ड्रैगन का रूप धारण किया था, तब उनकी ऊंचाई 3 मीटर तक थी। अब वो 20 मीटर के एक बड़े दैत्य जैसे लग रहे थे। वो एक विशाल राक्षस की तरह थे। वहां उपस्थित लोग उनकी उंगलियों के बराबर भी नहीं थे। हृदेश का चेहरा भी बदल गया। मुझे ये तो पता था कि सिंह परिवार के पास ड्रैगन शक्ति है, लेकिन ये कुछ ही सालों में इतना शक्तिशाली कैसे हो गए? पार्थ ने मजाक उड़ाते हुए कहा, फिर से एक ड्रैगन का रूप। क्या तुम्हारे वंश के लोग जानवर बनने का इतना शौक रखते हैं? इस पर वज्रनाथ सिंह ने गुस्से में गर्जना की और एक विशाल पंजा पार्थ की ओर मारा।
पार्थ की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके मुंह के किनारों की मांसपेशियां खींचने लगीं। फिर उसने अपनी उंगली से हल्का सा इशारा किया और हमले का जवाब दिया। दोनों शक्तियां टकराईं और एक गगनभेदी आवाज गूंज उठी। इस बार पार्थ की उंगली इस हमले को नहीं रोक सकी और उसका शरीर थोड़ा झुक गया। पार्थ का चेहरा गंभीर हो गया। तुमने न केवल ड्रैगन का रूप धारण किया है बल्कि अपनी शक्तियां भी बढ़ाई है। लगता है तुम्हारे द्वारा खाई गई पिल ने तुम्हारी शक्ति को बढ़ाने का काम किया है ना? मानना तो पड़ेगा, सिंह परिवार वाकई अद्भुत है। लेकिन ज़ेड, पार्थ ने अपनी आंखें उठाईं और ठंडे स्वर में कहा, मेरी नज़र में तुम्हारे सिंह परिवार का हमेशा से एक ही दर्जा है और वो है कचरा। पार्थ ने एक कदम हवा में लिया। अपनी हथेली से उसने शक्ति की एक लहर छोड़ी और उसकी हथेली वज्रनाथ सिंह के सिर की ओर बढ़ी। तभी वज्रनाथ सिंह ने अपने विशाल पंजों को घुमाया और पार्थ को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। पार्थ ने एक तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, बहुत देर हो चुकी है। उसी पल एक और आवाज गूंजी, क्या सच में? स्वर्गीय जल शक्ति, सफेद कमल डोमेन। आकाश में जैसे एक दरार बन गई और विशाल जल की धारा बह निकली। मीनराज का शरीर अचानक दोगुना बड़ा हो गया और उसके शरीर में शक्तियों का स्तर 3 लेवल तक बढ़ गया था। पहले वो केवल जल शक्ति को ही छोड़ सकता था, लेकिन अब वो स्वर्गीय जल शक्ति का मालिक था, जिसमें आकाश और जल की संयुक्त शक्ति थी। जल की एक विशाल लहर ने वज्रनाथ सिंह और पार्थ को सफेद कमल डोमेन में खींच लिया। इस डोमेन में मीनराज सर्वशक्तिमान था। अब बचकर दिखा। मीनराज ने अपनी भौहें तानी और डोमेन की सारी शक्ति को पार्थ को बांधने के लिए केंद्रित कर दिया। तभी एक डरावनी आवाज आई, अब मेरी बारी है। वीरन ने सफेद कमल डोमेन में कदम रखा और अपने पंजे को एक घातक आकार में मोड़ा। काल ऊर्जा की धारा उसकी उंगलियों से निकली काली बैंगनी लपटें पार्थ के शरीर में घुस गई, उसके मस्तिष्क, चेतना और शरीर को जकड़ लिया, जिससे वो अपनी शक्ति भी ना छोड़ सके। अब मैं आ रहा हूँ। अरहत ने अपने दोनों हाथों को एक संत की तरह जोड़ा और गर्जना की, पवित्र बुद्ध की शक्ति। उसके शरीर से निकली शक्ति ने एक सुनहरी रोशनी की रेखा बनाई जो पार्थ को घेरने के बाद उसके शरीर में समा गई। उसी पल पार्थ की त्वचा पर पवित्र बुद्ध के मंत्र अंकित हो गए, जैसे कि किसी प्राचीन ग्रंथ का प्रभाव हो। इससे पार्थ का रक्षा कवच टूट गया और उसकी पूरी शारीरिक सुरक्षा को सोख लिया गया। तभी एक 6 मीटर लंबा इंसान सफेद कमल डोमेन में घुस आया। ये हातिम था। उसकी आंखों में भयानक चमक थी और उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां अत्यंत भयानक थीं। उसकी आंखें खूनी लाल थी और उसके शरीर में एक उग्र शक्ति तेजी से बह रही थी। अब मेरी बारी। हातिम ने अपना हथौड़ा उठाया, जैसे उसमें आकाश को चीर देने की शक्ति हो। मीनराज, वीरन और अरहत की शक्ति ने पहले ही पार्थ की शक्तियों को दबा दिया था। हातिम ने अपने हथौड़े को सीधे पार्थ के सिर पर दे मारा। इसे कहते हैं भौंकने वाले कुत्ते का अंत। ये सब एक पल में हुआ। धरती कांप उठी। चारों वॉरगॉड ने मिलकर अद्वितीय प्रदर्शन किया। उनके संयुक्त हमलों से पार्थ की दंभपूर्ण शक्ति टूट गई थी और उसने अपना अभिमान खो दिया। धरती पर एक गहरा गड्ढा बन गया और चारों वॉरगॉड की शक्ति ने पार्थ के आत्ममुग्धता का अंत कर दिया। चारों वॉरगॉड्स अपने आप में बेहद शक्तिशाली थे, मगर इस बार उनका सामना पार्थ जैसे अद्वितीय शक्तिशाली योद्धा से हुआ था। ये पहला मौका था जब उन चारों ने साथ मिलकर एक अद्भुत वार का प्रदर्शन किया। उनके इस तालमेल ने पहली बार में ही पार्थ को धराशाही कर दिया। मीनराज की सफेद डोमेन शक्ति, वीरन की काल ऊर्जा शक्ति, अरहत की रक्षा भंग करने की शक्ति और हातिम की दिव्य शक्ति की प्रचंडता ने पार्थ पर जानलेवा हमला किया। आकाश से लेकर धरती तक और धरती से गहरे गड्ढे तक चारों वॉरगॉड्स की परम शक्ति हर दिशा में विस्फोट कर रही थी। हर ओर केवल धमाके ही धमाके थे। मैदान के बीच हर कोई स्तब्ध था। हृदेश का चेहरा फक पड़ गया था और उसके होंठ सख्त हो गए थे। उन चारों महान योद्धाओं की सम्मिलित शक्ति अद्वितीय थी और ये देखकर वह गहरी चिंता में डूब गया था। ये कैसी शक्ति है? क्या ये सभी शक्तिहीन नहीं हो चुके थे? हे भगवान, एक आत्मवीर को इस तरह पस्त किया जा सकता है? ये लोग सचमुच बेहद खतरनाक हैं। हर व्यक्ति का मन हिल गया था। एक आत्मवीर की ऐसी स्थिति, यह अकल्पनीय था। गड्ढे से छलांग लगाते हुए हातिम ने थूकते हुए कहा, तू बड़ी बात कर रहा था। देख तेरी हालत, तू मेरे मास्टर का जूता चाटने भी लायक नहीं है। उसकी यह हरकत बड़ी ही दबंग थी। उसे दूसरों की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन अगर किसी ने आर्यन का अनादर किया तो यह उसे कतई सहन नहीं था। हातिम भाई ताकतवर है, हातिम भाई दबंग है, हातिम भाई बेजोड़ है। बाकी तीनों वारगॉड्स ने हंसते हुए हातिम की तारीफ की। अभी उन्होंने अपनी पूरी ताकत से पार्थ की धुलाई की थी और यह अनुभव उन्हें बेमिसाल संतोष दे रहा था। हातिम ने अपनी नजरें चारों ओर घुमाते हुए कहा, सिंह परिवार को कोई भी एरागेरा कुत्ता नहीं दबा सकता। फिर तुम लोग कौन हो जो हमारे मास्टर के परिवार का अनादर करो? अगर किसी ने एक शब्द और कहा तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। उसके तिरस्कारपूर्ण दृष्टिकोण में मानो ये कहने का भाव था कि अब भी कोई है जो आगे आना चाहता है। पूरी सभा पर हातिम की ये दहाड़ हावी हो गई थी। 6 फुट ऊंचे हातिम के उभरे हुए मांसपेशियों वाले शरीर का दृश्य एक विशालकाय चट्टान जैसा था, जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया।
इस खामोशी के बीच अचानक एक भयानक हंसी गूंज उठी, मानो कहीं नरक से आई हो। वो हा, ये हंसी बेहद डरावनी और सजीव लग रही थी और उसमें एक अकल्पनीय हत्या की भावना थी। फिर धरती जोर जोर से हिलने लगा, पूरा मैदान भूकंप की तरह कांपने लगा और आसमान से छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे। हातिम की आंखें गुस्से से भर उठीं। तभी पार्थ का शरीर खून से लथपथ और बिखरे बालों के साथ धीरे धीरे गड्ढे से बाहर निकला। उसकी हालत बेहद दयनीय थी, पर उसके शरीर से निकलती शक्ति अब पहले से 10 गुना ज्यादा भयावह थी। तू अभी तक जिंदा है। हातिम का गुस्सा और भी बढ़ गया। हथौड़े में शक्ति भरते हुए उसने कहा, अगर जिंदा है तो कोई बात नहीं, मैं तुझे तब तक मारूंगा जब तक तू मर नहीं जाता। वह लपका, उसकी शक्ति आसमान को चीर रही थी, जैसे कोई बिजली गिर रही हो। लेकिन तभी पार्थ की आकृति गायब हो गई और पलक झपकते ही हातिम के सामने प्रकट हो गई। उसने अपनी हथेली हातिम की छाती पर रखी और एक काली किरण का विस्फोट कर दिया। भीषण धमाका हुआ, हातिम के मुंह से खून की धारा बह निकली और उसकी छाती पर एक खून से भरा गहरा छेद उभर आया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, पार्थ की आकृति फिर से गायब हो गई। हातिम की शक्तियों का स्तर पार्थ की गति का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इस बार पार्थ हातिम के पीछे आकर गरज उठा, मरो, और एक जोरदार हमले से उसका शरीर फिर से छलनी कर दिया। हातिम का चेहरा सफेद पड़ गया और उसका पेट पार्थ के दोनों हाथों की शक्ति के हमले से फट गया। उसकी विशालकाय काया हवा में उछल गई और एक दूर की इमारत में जा गिरी। इमारत बिखर गई और उसका आधा शरीर मलबे में दब गया। पार्थ ने ठंडी निगाहों से कहा, अगला। पार्थ की गति इतनी तेज थी कि देखने वालों की रूह कांप उठी। उसकी असली ताकत का तो अभी किसी को अंदाजा भी नहीं था। वीरन की चेतना भी पार्थ की गति का अंदाजा लगाने में असमर्थ थी। ऐसा लग रहा था जैसे पार्थ ने अभी अपनी वास्तविक शक्ति का एक अंश ही दिखाया हो। वीरन की आंखों में गहरा अंधेरा छा गया। उसके शरीर से बैंगनी काले लपटें उठने लगी और उसके मन में एक भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। मुझे इसे करने दो। अरहत ने वीरन को रोका और खुद आगे बढ़ गया। जैसे ही अरहत ने पार्थ के सामने कदम रखा, उसकी काया में बुद्ध का एक विशेष आभामंडल उत्पन्न हुआ और उसके हाथों में लाइफ ब्लेड की चमक तेज हो गई। धरती पर सुनहरी रोशनी फैल गई और साथ ही उसके सिर के ऊपर खून से भरे खौफनाक चिन्ह प्रकट हो गए। अरहत ने एक भयानक गर्जना की और अपने भीतर की बुद्ध शक्ति को उबाल दिया। उसकी आंखें क्रूरता से भर उठी। वो पार्थ की ओर झपट पड़ा। उसके पीछे एक बुद्ध की छाया उभर आई जो उसके हर कदम पर साथ चल रही थी। पार्थ ने एक ठंडी आवाज में कहा, बुद्ध की शक्ति। वो तुरंत हवा में उछला। उसके पीछे भी एक परछाई उभर आई जो प्राचीन सम्राट की तरह थी। वो परछाई अरहत के पीछे चल रही बुद्ध की छाया पर भारी दबाव डालने लगी। प्राचीन सम्राट की ब्लड लाइन, वज्रनाथ सिंह ने चौंकते हुए कहा। वो गहरे आश्चर्य में पड़ गए। इस बीच अरहत की बुद्ध छाया बिखर गई और उसको जमीन पर पटक दिया गया। उसके मुंह से खून की धार निकल आई, लेकिन पार्थ रुका नहीं। वो अरहत के पास उतरा और उसके सीने पर एक जोरदार वार किया। अरहत का सीना चिर गया और उसका शरीर जमीन के अंदर धंस गया। उसके मुंह से खून की धार लगातार बह रही थी। वो बेजान सा जमीन पर पड़ा रहा। ये अज्ञात था कि वो जीवित था या मर चुका था। पार्थ की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उसकी ताकत से सब हिल उठे। पार्थ ने गहरी आवाज में कहा, अगला। वीरन और मीनराज ने एक दूसरे को देखा और साथ में पार्थ पर हमला करने की तैयारी की। उसी वक्त वज्रनाथ सिंह ने भी जोर से गरजते हुए अपनी शक्तियों को बाहर निकाला। ड्रैगन का क्रोध। तीनों एक साथ पार्थ की ओर झपट पड़े। पार्थ की आंखें सतर्क हो गईं। उसके दिल में एक असाधारण शक्ति का संचार हुआ और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम कुत्तों को आज अमर शक्ति का अनुभव करवाता हूँ। उसका शरीर धुंधला पड़ गया और अगले ही पल पार्थ की जैसी 3 छाया दिखाई दी, जिनमें 3 सिर और 6 भुजाएं थीं। यह कोई भ्रम नहीं था, बल्कि उसके असली शरीर के 3 रूप थे। तीनों प्रतिरूप एक साथ सामने आए और आसमान की ओर एक प्रचंड हमला किया। 3 भयानक शक्ति धाराओं ने आसमान से नीचे आते हुए वीरन, मीनराज और वज्रनाथ सिंह को सीधे धरती पर पटक दिया। उसी वक्त पार्थ के तीनों प्रतिरूप आगे बढ़े और उन्होंने अपनी अपनी हथेली घुमाते हुए कहा, अब मरो कुत्तों। वीरन, मीनराज और वज्रनाथ सिंह के सीने में खून भरी गहरी चोटें बनी। तीनों पंक्तिबद्ध उड़ते हुए सैकड़ों मीटर दूर जा गिरे और धरती पर बेसुध होकर लेट गए। तीनों के शरीर में एक गहरा गड्ढा बन चुका था। पार्थ की अमर शक्ति का यह भयानक प्रदर्शन सभी के रोंगटे खड़े कर गया। धूप धीरे धीरे ढल रही थी। विशाल रण क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर सिर्फ जले हुए मैदान और टूटे फूटे पत्थरों की गवाही थी। पार्थ ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम सब मेरे सामने कचरे के सिवा कुछ नहीं हो। उसके शब्दों से पूरे मैदान में एक डर की लहर दौड़ गई। संघ महासभा एक खूनी रण क्षेत्र में तब्दील हो चुकी थी, जहां सिंह परिवार और स्वर्ग संप्रदाय के बीच संघर्ष हो रहा था। हालांकि शुरुआत में स्वर्ग संप्रदाय ने अपने कुछ योद्धाओं को खो दिया था, लेकिन अब एक अकेले पार्थ ने पूरे सिंह परिवार को दबा दिया था। पार्थ ने कड़वाहट से कहा, और कोई है जो मेरे संप्रदाय को मिटाने की हिम्मत रखता है?
और कोई है जो मेरी महिला को मुझसे छीनने की हिम्मत करता है? हैं? वो गुस्से में चिल्लाया, कौन है? और उसकी आवाज़ जैसे आसमान को चीर रही थी और चारों ओर सब कुछ चूर चूर हो रहा था। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सका, यहाँ तक कि सांस लेने की भी हिम्मत किसी की नहीं थी। पार्थ ने विश्वकोप संप्रदाय के सम्राट कविश की ओर घूरते हुए कहा, कविश, क्या तुम हिम्मत रखते हो? कविश का चेहरा पीला पड़ चुका था। वह कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसके हाथ कुर्सी को मजबूती से पकड़ रहे थे, उसका शरीर कांप रहा था और उसने बड़ी मुश्किल से कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकता। उसके इन शब्दों से ये स्पष्ट हो गया कि विश्वकोप संप्रदाय ने अपनी हार मान ली और स्वर्ग संप्रदाय को पहले स्थान का सम्मान दे दिया। हा, पार्थ ने ठहाका लगाया, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कौन है जो स्वर्ग संप्रदाय का सामना करने का साहस रखता है? मुझसे मुकाबला करना चाहता है? हा, इस पूरे महाद्वीप में मुझसे भिड़ने की काबिलियत किसी में नहीं है। मैं पार्थ दक्षिण का सबसे शक्तिशाली योद्धा हूँ। ठीक उसी समय रूबी ने एक कदम आगे बढ़ाया, साथ ही वाणी भी बाहर आ गई। उसी समय हातिम भी मलबे से उठ खड़ा हुआ, उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसके बाद अरहत, वीरन, मीनराज और वज्रनाथ सिंह भी खड़े हो गए। उन सभी ने एक स्वर में कहा, हम में हिम्मत है। किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, सभी खड़े हो गए थे। उनके शरीर से एक विशेष प्रकार की शक्ति निकल रही थी जो रूबी के साथ जुड़ रही थी। ये रूबी की हीलिंग शक्ति थी। लोगों के बीच एक बार फिर हलचल मच गई। ये लोग अभी तक जिंदा हैं। इन लोगों को इतनी बुरी तरह चोट लगी है, फिर भी ये जिंदा हैं। क्या ये लोग सच में इंसान ही हैं? ना, वो आत्मवीर की शक्ति से घायल होकर भी अब तक जिंदा कैसे हैं? पार्थ ने उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और एक ठंडी हंसी के साथ कहा, अभी भी जिंदा हो? लगता है तुम सबको मरने का कोई डर नहीं है। ठीक है, आओ देखता हूँ कितनी मार सह सकते हो। रूबी आगे बढ़ी, उसके पैरों के नीचे एक गुलाबी कमल का फूल खिल उठा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, उसका हर कदम किसी स्वर्गीय देवी की पवित्रता का प्रतीक बन गया। उसने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, मेघा तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती पार्थ। जिसे वो चाहती है वो सिर्फ आर्यन है। तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता? तुम कौन हो और कौन है जो तुम्हारा सामना नहीं कर सकता? आर्यन तुम्हें एक चींटी की तरह मसल सकता है। रूबी के हर कदम पर एक नया गुलाबी फूल खिलता, वो आकाश से उतरती एक परी की तरह लग रही थी। उसी वक्त वाणी भी हवा में तैरती हुई दिखाई दी, उसके चारों ओर सैकड़ों भाले लहरा रहे थे। हातिम ने अपना विशालकाय हथौड़ा उठाते हुए गर्जना की, पार्थ तुम घमंड में अंधे हो। तुम समझते हो कि तुम सबसे ताकतवर हो, लेकिन हमारा मास्टर तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। अरहत ने भी जोश में कहा, हमारा मास्टर तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। इतना इतराने की जरूरत नहीं। वीरन ने भी उनका साथ देते हुए कहा, मैं पाताल लोक में पैदा हुआ, यहाँ तक कि अंधाकसुर से भी भिड़ चुका हूँ और तुमसे लड़ने की काबिलियत नहीं है। तुम्हारे पास तो हमारे मास्टर की जूती उठाने की भी काबिलियत नहीं है। वे सभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, बिना किसी डर के। उनके ये शब्द जैसे पार्थ के दिल में नश्तर की तरह चुभ रहे थे। उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही, अब वो सच में भड़क चुका था। उसके शरीर से शक्ति फूटी और वो एक खौफनाक आवाज में बोला, अगर तुम सब मरना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें नरक भेज दूंगा। तुम सब वहीं रहना और इंतजार करना, आर्यन भी वहां जल्दी आएगा ताकि वो भी तुम्हारे साथ पुनर्मिलन कर सके। तेज गड़गड़ाहट के साथ दो शक्तिशाली बल एक साथ प्रकट हुए। पार्थ के पीछे प्राचीन सम्राट की छवि उभरी और उसकी आत्मवीर की शक्तियां जोरों से फूटने लगी। पार्थ अब सिंह परिवार के सभी लोगों को एक साथ कुचलना चाहता था, लेकिन रूबी जो हर मुश्किल का सामना करने में अडिग रही, उसे अपने यंग मास्टर आर्यन का कोई भी अपमान सहन नहीं था। भले ही वो उसे कुछ कहे, लेकिन दूसरों को आर्यन के बारे में कुछ भी कहने की अनुमति नहीं थी। उसी समय मैदान में लोगों के बीच एक खलबली मच गई। सबकी नजरें आकाश की ओर टिकी थी, जहां से एक लड़की सिर पर एक लाल मुकुट लिए और लाल वस्त्रों में उतरती हुई दिखाई दी। वो मेघा थी। उसने रूबी के सामने खड़े होकर पार्थ की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हें इन सबको नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। तभी तारा और वर्षा भी वहां आ पहुंची। उनके आते ही वहां एक मंद ठंडी हवा बहने लगी। मीरा और मोटू भी अब पीछे नहीं रह सके और वो दोनों भी रूबी के साथ आकर खड़े हो गए। पार्थ ने मेघा की ओर देखा और ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम मुझे रोकना चाहती हो? मेघा, क्या सच में तुम ये समझती हो कि तुम कुछ हो? अच्छा, तुम चाहती हो कि मैं इन कचरों को छोड़ दूं? तो फिर घुटनों के बल बैठो। वैसे भी तुम पहले भी घुटनों के बल बैठ चुकी हो, आज फिर से वही करो। पिछली बार मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं उस कचरे आर्यन को छोड़ दूंगा। आज भी तुम्हें यही करने को कह रहा हूँ। हा, रूबी ने मेघा को पीछे खींचते हुए कहा, मेघा बहन, तुम उसके सामने मत झुको। तारा ने भी गुस्से में कहा, पार्थ, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। बड़ी बहन, उसके सामने मत झुकना। वर्षा ने भी मेघा को पीछे खींचा।
लेकिन मेघा का चेहरा बेहद शांत था। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठूंगी। फिर वो धीरे से घुटनों के बल नीचे बैठ गई। इस बार उसके घुटने टेकने का स्वर बहुत भारी था। पार्थ की आंखों में शैतानी चमक थी और उसने दुष्ट हंसी में कहा, हा हा हा, मेघा, तुम्हें घुटनों के बल आना कैसा लग रहा है? हा हा हा, चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हें फिर से घुटनों के बल आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब से तुम मेरी, पार्थ की, बस एक रखेल बनकर रह जाओगी, एक ऐसा खिलौना जिससे जब मैं चाहूंगा तब खेलूंगा। पार्थ के दिल में आग धधक रही थी। ये दूसरी बार था जब उसकी मंगेतर किसी और के लिए उसके सामने झुक रही थी। ये सोच सोचकर ही वो गुस्से से पागल हो रहा था। पार्थ के जंगली हंसी का सामना करते हुए मेघा का चेहरा शांत बना रहा। उसने कहा, क्या अब तुम इन्हें जाने दोगे? पार्थ ने बुरी हंसी के साथ कहा, मैंने वादा किया था कि मैं उन्हें छोड़ दूंगा, लेकिन यह नहीं कहा था कि मैं उन्हें सुरक्षित जाने दूंगा। आज हमारा विवाह है, उनके बिना ये विवाह अधूरा रहेगा, क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता? उसने एक ठंडी आवाज में कहा, मेरे आदेश का पालन करो, सिंह परिवार का कोई भी व्यक्ति इस पर्वत से नीचे नहीं उतरेगा। एक बार फिर उसने अपनी नजरें मेघा की ओर की। चलो अब कहीं मुहूर्त ना निकल जाए। हा, हंसते हुए वो पल भर में गायब हो गया। मेघा उठी, उसने रूबी, वज्रनाथ सिंह, हातिम और बाकी सभी की ओर देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। इस समय उसके दिल में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सब कुछ ठहर सा गया हो। शाम के ढलते ही पहाड़ों पर एक गहरी उदासी छा गई थी। हल्की ठंडी हवा और दूर पहाड़ियों के पीछे ढलते सूरज ने जैसे सब कुछ एक भयानक सन्नाटे में बदल दिया था। अचानक एक भीषण गर्ज के साथ आकाश से चमकता हुआ ड्रैगन नीचे उतरा। उसकी आंखें लाल थी और उसके आसपास गहरे बादल घूम रहे थे। जैसे ही वो स्वर्ग संप्रदाय के द्वार पर पहुंचा, उसके दहाड़ने से जमीन तक हिलने लगी। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ी देर पहले आर्यन ने आइसफायर के सिर पर एक मुक्का मारा था, जिससे उसका सिर सूज गया और दर्द के कारण उसका चेहरा सिमट गया था। दर्द? तुम्हें दर्द की शिकायत करने की हिम्मत भी कैसे हुई? किसने कहा था तुम गलत दिशा में उड़ो? आर्यन ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। आइसफायर ने दुखी होकर कहा, स्वर्ग संप्रदाय और यहाँ के बीच लाखों किलोमीटर की दूरी है। मैंने कभी स्वर्ग संप्रदाय का रास्ता भी नहीं देखा था, तो मुझे दिशा का कैसे पता होता? और क्या आपने भी तो मुझे रास्ता बताते हुए सही दिशा में नहीं भेजा था? आर्यन ने खिसियाते हुए कहा, तुम्हारी बहस करने की हिम्मत कैसे हुई? कहीं तुम्हें अपने सिर पर और सूजन तो नहीं चाहिए? फिर उसने अपने मन में सोचा, काश मेरे पास इस दुनिया का कोई नक्शा होता। वो बहुत दुखी था। बीच रास्ते में वो गुम हो गया था और यह भी नहीं जानता था कि किस दिशा में उड़ रहा है। ये दक्षिणी तरंग महाद्वीप भले ही सभी महाद्वीपों में सबसे छोटा था, लेकिन ये भी लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इस विशाल महाद्वीप की अनजान दिशाओं में उड़ते हुए वे ना जाने कहां पहुंच चुके थे। फिर भी उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, कम से कम आज नव वर्ष का पहला दिन है। उम्मीद है कि शादी अभी तक शुरू नहीं हुई होगी। दादाजी और बाकी लोग ठीक होंगे, है ना? ये सोचते हुए आर्यन ने स्वर्ग संप्रदाय के द्वार पर कदम रखा। तभी स्वर्ग संप्रदाय के चारों द्वारपालों ने आर्यन को रोका और चिल्लाए, ओए लड़के, तू यहाँ क्या कर रहा है? स्वर्ग संप्रदाय में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। भागो यहाँ से भाग जाओ, हमारे माहौल को खराब मत करो। वैसे भी आज हमारे युवराज का विवाह है, तो हम इस खुशी के अवसर पर किसी को मारना नहीं चाहते, तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ, वरना हम तुम्हें यहीं पर खत्म कर देंगे। आर्यन ने धीरे से आंखें ऊपर उठाई और उसी वक्त एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर उभर आई। उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी और होठों पर एक हल्की परिहास भरी मुस्कान। वो बड़बड़ाया, अगर मैं इस स्वर्ग संप्रदाय को पलटने आया हूँ तो आज इसे पूरी तरह से पलटूंगा। फिर उसने एक ठंडी हंसी छोड़ी। अगले ही पल उसका हाथ हल्का हिला और 3 सिर हवा में उड़ गए। ताज़ा खून चारों ओर बिखर गया। चौथा पहरेदार वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। उसका चेहरा खून से लथपथ था। वह एक बुत की तरह जम गया था और डर के मारे थरथर कांपने लगा था। आर्यन ने उसकी ओर देखा और एक ठंडे स्वर में कहा, जाकर पार्थ को बता दो कि उसका बाप आर्यन यहाँ आ गया है और स्वर्ग संप्रदाय का खात्मा होने वाला है। वो पहरेदार इतना भयभीत था कि उसने तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ लगाई और चिल्लाने लगा, आर्यन यहाँ आ गया है, आर्यन यहाँ आ गया है, आर्यन यहाँ आ गया है। दूसरी ओर रूबी के शरीर से एक पवित्र और शुद्ध शक्ति निकल रही थी। उसके पीछे एक फीनिक्स की परछाई उभरी हुई थी और उसके पैरों में एक गुलाबी कमल था। उसकी शक्तियों की आभा इतनी शुद्ध थी कि चारों ओर का वातावरण मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी शुद्ध शक्ति सभी घायल लोगों के घावों को तेजी से भर रही थी। वज्रनाथ सिंह के शरीर में बने गहरे घाव भरने लगे थे। हातिम के शरीर के तीनों गहरे गड्ढे भी धीरे धीरे भर चुके थे। वहां मौजूद सभी घायल लोग पूरी तरह से ठीक हो गए थे। लगभग 3 मिनट बाद रूबी ने धीरे से अपनी शक्ति को वापस खींच लिया। उसका चेहरा थोड़ा मुरझा गया था, लेकिन उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब आप सब लोग ठीक हैं। वाणी ने तुरंत उसकी मदद की। वज्रनाथ सिंह ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, बेटी तुम ठीक तो हो ना?
रूबी ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा आराम करना पड़ेगा। चारों वॉरगॉड वीरन, मीनराज, अरहत और हातिम पूरी तरह से ठीक हो गए थे और इतना ही नहीं, उनकी शक्ति पहले से भी अधिक बढ़ गई थी। रूबी की शक्ति में सिर्फ उपचार का अद्भुत असर नहीं था, बल्कि यह किसी की शक्तियों को भी बढ़ाने की क्षमता रखती थी। उनके लिए थोड़ा सा भी सुधार बहुत बड़ी उपलब्धि थी। चारों वॉरगॉड्स रूबी के पास खड़े हो गए, उनकी आंखें कृतज्ञता से भरी हुई थी। यहाँ तक कि कठोर दिल वाले वीरन की आंखों में भी रूबी के मुरझाए चेहरे को देखकर उदासी भर गई थी। उसी समय रूबी की आंखों से आंसू बह निकले और उसने कहा, मेरी शक्ति से कोई मारा नहीं जा सकता, मैं यंग मास्टर आर्यन की कुछ मदद नहीं कर सकती हूँ। मैं बेकार हूँ, मैं यंग मास्टर के लिए बस एक बोझ ही हूँ, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, रूबी किसी काम की नहीं है। सभी के दिलों में एक अजीब सा दर्द उठ गया। रूबी की ऐसी हालत देखकर सभी के दिल पर मानो एक बड़ा पत्थर सा आ गया हो। वज्रनाथ सिंह ने उसे दिलासा देते हुए मुस्कुराकर कहा, किसने कहा कि तुम बेकार हो? तुमने हम सबके घावों को ठीक किया है, फिर तुमसे जरूरी और कौन हो सकता है? हातिम ने तुरंत कहा, बहन रूबी चिंता मत करो, आज अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं मेघा भाभी को लाकर रहूंगा और अपनी जान देकर भी पार्थ को मिट्टी में मिला दूंगा। अरहत ने भी गंभीरता से कहा, मैं भी जान दे दूंगा। वीरन ने कहा, हमें उसे हर हालत में मारना होगा। मीनराज ने भी मुट्ठी कसकर कहा, हमें उसे खत्म करना होगा। सभी के दिलों में गुस्सा भरा पड़ा था। उसी समय तारा एक उदास चेहरे के साथ भारी सुरक्षा घेरे वाले आंगन में प्रवेश की। जैसे ही उसने देखा कि वे सभी ठीक हो चुके थे, उसका चेहरा एक पल के लिए चमक उठा, लेकिन फिर उसने उदासी भरे स्वर में कहा, समय हो गया है, वे चाहते हैं कि आप लोग बाहर चलें और शादी देखें। चलो। हातिम ने अपने हथौड़े को उठाया और बाहर की ओर बढ़ने लगा। वज्रनाथ सिंह ने कहा, जल्दबाजी मत करो, शादी शुरू होने में अभी भी कुछ वक्त है, हमें सही रणनीति बनानी होगी। उन्होंने भी आत्मवीर स्तर की शक्ति का अनुभव किया था और वो बहुत ही मजबूत थी। इसके अलावा उन्हें पूरा यकीन था कि पार्थ ने अभी तक अपनी असली शक्ति नहीं दिखाई थी। अगर वे शादी में बाधा डालना चाहते थे तो उन्हें सबसे पहले पार्थ का खात्मा करना होगा, नहीं तो वो कुछ नहीं कर सकते थे। तारा ने हल्के से कहा, बाबा आर्यन अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँचा? उसके दिल में हमेशा से उम्मीद थी कि आर्यन आएगा, लेकिन शाम का समय हो चुका था और आर्यन अभी तक नहीं आया था, इसलिए उसके दिल में निराशा का एहसास भर गया था। तारा ने सबकी ओर देखते हुए कहा, आप लोगों को नहीं पता कि मेघा के दिल में कितनी तकलीफ है, वो उस राक्षस पार्थ से शादी नहीं करना चाहती। बात करते करते तारा का संयम टूट गया और वह रोते हुए वज्रनाथ सिंह के सामने घुटनों के बल गिर गई और बोली, बाबा मेरी आपसे विनती है, कृपया मेघा बहन को बचा लीजिए, आर्यन को जल्दी बुला लीजिए। मेघा बहन अब और सहन नहीं कर पा रही है, उनके दिल में बहुत दर्द है, कृपया मैं आपके सामने विनती करती हूँ। तारा का दिल सचमुच टूट गया था। उसके पिता ने उसे इस मामले में शामिल न होने का आदेश दिया था, पर फिर भी वो सामने आए, इसलिए संप्रदाय के सब लोग उसका तिरस्कार कर रहे थे। हालांकि उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे सिर्फ इतना चाहिए था कि वह मेघा को खुश देख सके और आर्यन को उसे बचाते हुए देख सके। मगर आर्यन अभी तक नहीं आया था, शायद वो नहीं आएगा, यही बात उसे अंदर से खाई जा रही थी। तारा घुटनों के बल बैठकर झुकने जा रही थी, लेकिन वज्रनाथ सिंह ने उसे रोक लिया। उनका दिल भी भारी था। उन्होंने तारा को उठाया और कहा, बेटी चिंता मत करो, आर्यन जरूर आएगा, अगर वो नहीं आया तो इस बूढ़े आदमी की आत्मा उसे कभी माफ नहीं करेगी। मास्टर जरूर आएंगे, हातिम ने दृढ़ता से कहा। मीनराज ने भी कहा, वो जरूर आएगा, वो जरूर आएगा। रूबी ने तारा की ओर देखते हुए कहा, तारा बहन, यंग मास्टर आर्यन जो कहते हैं वो जरूर करते हैं, वो जरूर आएंगे, जरूर। सभी को पूरा यकीन था कि आर्यन आएगा, लेकिन वो कब आएगा इस बारे में उन्हें कोई खबर नहीं थी। तो फ्रेंड्स, मज़ा आ रहा है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आर्यन आकर मंडप में सबके सामने मेघा को किस करने वाला है। तो पार्थ और आर्यन की फाइट कल नेक्स्ट एपिसोड में। तो आखिर क्या होने वाला है आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। धन्यवाद दोस्तों। 4 एपिसोड्स के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर क्या करे, एपिसोड्स इससे ज़्यादा नहीं है, सबसे रोज 2 या 3 एपिसोड्स ही आएंगे। चलो अब स्टोरी में वापस चलते हैं। तारा, वक्त आ गया है, मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम जल्दी से उन कचरों के साथ बाहर आ जाओ। एक शिष्य ने सभा भवन के बाहर से चिल्लाया। इतने में हातिम ने सभा भवन से एक कदम बाहर रखा, उसके हाथ में बिजली चमकी और वो गरजते हुए बोला, वरना तुम क्या करोगे। वो शिष्य तेजी से प्रतिक्रिया देने की कोशिश करता है, लेकिन हातिम की कड़की हुई बिजली से वह बच नहीं सका। उसका आधे से ज्यादा शरीर सीधे जमीन में धंस गया, सिर से खून बहने लगा और उसने कांपते हुए कहा, तुम्हारी चोटें कैसे ठीक। वज्रनाथ सिंह ने ठंडे स्वर में कहा, मार डालो। हातिम का हथौड़ा उसके सिर पर गिरा और वो शिष्य तुरंत वहीं मर गया।
वज्रनाथ सिंह ने हल्के से कहा, हम घायल होने का नाटक करेंगे और उन्हें चौंका देंगे। याद रखना, तुम चारों को तेजी से सहयोग करना होगा। इस बार हमें पार्थ को पलटवार करने का मौका नहीं देना है, समझे? हाँ, चारों वॉर गॉड्स ने गंभीरता से सिर हिलाया। कुछ मिनट रुकने के बाद वज्रनाथ सिंह और उनके परिवार के सदस्य विवाह स्थल की ओर बढ़ गए। विवाह समारोह का शुभ समय आ चुका था। चारों ओर रंगीन सजावट, पुष्पों की महक और संगीत की गूंज से पूरा स्वर्ग महल महक रहा था। चारों ओर एक भव्यता और उल्लास का माहौल बना हुआ था। समय आ गया है, विवाह संचालक ने ऊंची आवाज में कहा। आंगन में खड़े सभी लोग खामोशी से अपनी निगाहें मंच की ओर लगाए खड़े थे, मानो सब कुछ थमसा गया हो। उनके चेहरों पर एक अदृश्य भय और गंभीरता छाई हुई थी, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। कविश ने भी मन मारकर एक हल्की सी मुस्कान ओढ़ी हुई थी, क्योंकि उसे मालूम था कि इस विवाह को रोक पाना अब संभव नहीं था। उसकी समझ में आ गया था कि स्वर्ग संप्रदाय के विरोध में जाना आत्मघाती फैसला हो सकता था। दूसरी ओर पार्थ मंच पर आया। उसके चेहरे पर गर्व और घमंड के साथ एक अजीब प्रकार की क्रूरता झलक रही थी। उसकी आंखों में एक ठंडक और राक्षसी शक्ति की चमक थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके भीतर की राक्षस ऊर्जा उसकी आत्मा को धीरे धीरे निगल रहा हो। उसके शरीर से एक अदृश्य खतरनाक आभा का संचार हो रहा था, जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को कांपने पर मजबूर कर दे। दूल्हा तो बड़ा ही खूबसूरत और ताकतवर लग रहा है। सदियों की साधना का फल है कि मेघा का इस महान व्यक्ति के साथ विवाह हो रहा है, आंगन में किसी ने कहा। मेघा के लिए इससे बड़ी सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। काश मेरी भी एक बेटी होती। अब शायद मेघा का पिता भविष्य में स्वर्ग संप्रदाय का ग्रैंड एल्डर बन सकता है, किसी अन्य ने ईर्ष्या भरे स्वर में कहा। लेकिन मेघा का पिता पासून इस विवाह को लेकर कहीं ना कहीं मन ही मन व्यथित था। वर्षों से वो इस विवाह की प्रतीक्षा कर रहा था, पर आज पार्थ का यह अजीब और भयावह रूप देखकर उसे अजीब महसूस हो रहा था। वो जानता था कि आज का पार्थ वो नहीं है जो उसने अपने बेटी के लिए चुना था, मगर अब उसके हाथ में कुछ नहीं था। उधर रिदेश अपने ऊंचे आसन पर बैठा था। उसके चेहरे पर गर्व की चमक थी और उसके चेहरे से मुस्कान जा ही नहीं रही थी। चारों ओर पूरे दक्षिणी तरंग महाद्वीप के छोटे बड़े संप्रदायों के प्रमुखों को देखकर उसके दिल में गर्व की लहरें उमड़ रही थीं। आज से यह सभी लोग मेरे स्वर्ग संप्रदाय का हिस्सा बनेंगे, हा हा हा। उसी समय विवाह संचालक ने फिर से ऊंची आवाज में कहा, कृपया वधू का स्वागत करें। दूसरी ओर एक लाल साड़ी और घूंघट ओढ़े हुए मेघा दो नौकरानियों के सहारे मंडप की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और डर था, जो उसके घूंघट के पीछे से भी साफ तौर पर देखा जा सकता था। उसका हर एक कदम मानो उसकी टूटती हुई आशाओं का प्रतिबिंब था। मंडप के नीचे वर्षा ने उसकी ओर देखा और चिल्लाई, बहन। इससे पहले कि उसके मुंह से दूसरा कोई शब्द निकलता, उसके पिता ने उसे पीछे खींच लिया और फटकारते हुए कहा, क्या तुम अपने पिता की जान लेना चाहती हो? वर्षा ने अपने होंठ कसकर भींच लिए और उसकी आंखों में आंसू झलक आए। घूंघट के नीचे मेघा का चेहरा भी आंसुओं से भरा हुआ था। मेघा बहन, तारा ने भी जोर से चिल्लाया, लेकिन उसे भी उसके पिता ने खींच लिया और कहा, मूर्ख लड़की, मेघा खुद इस विवाह का विरोध नहीं कर रही है तो तुम विरोध करके क्या कर लोगी? अब जब हालात बदल चुके थे तो यह विवाह रोक पाना मुमकिन नहीं था। यहाँ तक कि शक्तिशाली वज्रनाथ सिंह भी उसे नहीं रोक सकते थे, तो वे मामूली अंदरूनी हिस्से के एल्डर्स क्या कर सकते थे? तारा की भी आंखों से आंसू बहने लगे। मेघा को पार्थ के पास लाकर खड़ा किया गया। नौकरानियों ने मेघा का हाथ पार्थ के हाथ में दिया। वे थोड़ी सी झुकीं और वहां से चली गईं। पार्थ मेघा के थोड़ा करीब जाकर गहरी सांस लेते हुए फुसफुसाया, क्या खुशबू है। ये सुनकर मेघा का शरीर कांप उठा। पार्थ ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए मेघा के कानों के पास आकर ठंडे स्वर में कहा, आर्यन अभी तक नहीं आया, ऐसा कचरा कभी नहीं आएगा, तुम्हें अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, हा हा हा। फिर पार्थ ने आगे कहा, चिंता मत करो, आज रात मैं तुम्हारा खूब ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हें ऐसी तकलीफ दूंगा कि तुम अपने जीने की चाहत खो दोगी। आज से तुम मेरे गुस्से को शांत करने के लिए सिर्फ एक खिलौना बनकर रहोगी, हा हा हा। मेघा का शरीर जोरों से कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसकी ठोड़ी तक पहुंच गए। उसने हमेशा खुद को मजबूत बनाए रखा था, हमेशा अपनी भावनाओं को दबाकर खुद को शांत बनाए रखने की कोशिश की थी। वह डरी हुई नहीं दिखना चाहती थी, लेकिन उसने मन ही मन हार मान ली थी। जिस पल वो मैदान में घुटनों के बल बैठी थी, उसने बस यही प्रार्थना की थी कि आर्यन फिर से सामने न आए। लेकिन अब उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। वह एक बच्ची की तरह महसूस कर रही थी जो अंधेरे गर्त में गिर गई थी। वो मन ही मन रोते हुए चिल्ला रही थी, आर्यन मुझे बचाओ, आर्यन मुझे बचाओ। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, मैं नहीं करना चाहती, मैं नहीं करना चाहती। उसकी आंखों से आंसुओं की एक धारा बह निकली, लेकिन वो जोर से ये बात नहीं कह सकती थी। वो चुप रही क्योंकि उसके पिता की जान और पूरे परिवार की सुरक्षा पार्थ के हाथों में थी। अगर उसने विरोध किया तो उसकी जिंदगी के साथ साथ उसके परिवार की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी। पार्थ ने जब मेघा को घूंघट के अंदर आंसू बहाते देखा तो उसकी शैतानी मुस्कान और भी गहरी हो गई।
उसने एक उपहास भरी आवाज में कहा, क्या तुम्हें यह एहसास अच्छा लग रहा है? तुम्हारे आंसुओं से मुझे और खुशी मिलती है। हा हा हा। उसकी हंसी और भी तीखी और शैतानी हो गई। चिंता मत करो, आने वाले दिनों में तुम्हें इससे भी अधिक दर्द सहना पड़ेगा। तभी वहां खड़े एक एल्डर ने धीरे से याद दिलाते हुए कहा, युवराज, अब समय हो गया है। पार्थ ने सिर हिलाया और फिर एक अजीब सी मुस्कान के साथ मेघा की ओर देखते हुए कहा, अब से तुम मेरी हो पार्थ की। तुम्हारा आर्यन कभी नहीं आएगा। उसने आगे कहा, फायर ग्लास शहर में मैंने उसकी जो हालत की थी, वो उसे याद कर स्वर्ग संप्रदाय की ओर देखता भी नहीं होगा। हा हा हा। उसी समय विवाह संचालक ने अपनी आवाज को ऊंचा करके कहा, अब विवाह का समय आ गया है। परंपरा के अनुसार अधिक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यहाँ कोई है जो इस विवाह का विरोध करता है? वहां उपस्थित लोग हंसते हुए बोले, अरे संचालक जी, ये तो पूरे दक्षिणी तरंग महाद्वीप का सबसे बड़ा शुभ अवसर है, यहाँ कौन विरोध करेगा? हा हा हा। बिल्कुल सही। संचालक जी, मजाक करना बंद करो और फेरों की शुरुआत करवाओ। जल्दी से विवाह संपन्न करवाओ। हम उत्सव के आनंद में मग्न हैं। सभा में सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। विरोध? इस वक्त विरोध करने का मतलब अपनी मौत को दावत देना था। अब कौन है जो स्वर्ग संप्रदाय का सामना करने की हिम्मत करेगा? पार्थ ने अपनी ताकत से पहले ही सभी को डरा दिया था। वर्षा को उसके पिता ने कसकर पकड़ रखा था। तारा का भी यही हाल था। दोनों अपनी बात कहने के लिए तड़प रही थीं, लेकिन वो कुछ भी करने में असमर्थ थी। विवाह संचालक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि कोई विरोध नहीं है तो हम फेरे शुरू। उसी समय एक जोरदार आवाज ने पूरे मंडप को हिला दिया, मैं विरोध करता हूँ। वज्रनाथ सिंह भी आगे बढ़े और बोले, मैं भी विरोध करता हूँ। हातिम ने भी आगे आकर कहा, मैं विरोध करता हूँ, मैं विरोध करता हूँ। सिंह परिवार के सभी लोग खड़े हो गए और जोर जोर से कहने लगे। उसी समय जयकाल संप्रदाय की एल्डर सरस्वती खड़ी हुई और बोली, मैं भी विरोध करती हूँ। मीरा भी खड़ी हो गई, मैं विरोध करती हूँ। मोटू राम ने भी खड़े होकर मजाकिया अंदाज में कहा, मैं विरोध करता हूँ। तुम इतने बदसूरत हो और फिर भी शादी करना चाहते हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें कभी आईना नहीं दिखाया क्या? जैसे ही पहली आवाज पर तारा का ध्यान गया, उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे यह आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही थी। वर्षा के मन में भी ख्याल आया कि उसने ये आवाज पहले कहीं सुनी है। वज्रनाथ सिंह की भौहें भी तन गईं। हातिम के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वीरन ने सोचा, क्या ये वही है? क्या ये वही है? रूबी खुशी से उछल पड़ी। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये आवाज किसकी है। मेघा का शरीर कांप उठा। उसने तुरंत अपनी नजरें ऊपर की और धीरे से बोली, आर्यन। इस बीच खून से लथपथ एक शिष्य अंदर दौड़ता हुआ आया। हालांकि उसकी आवाज सिंह परिवार के लोगों की वजह से दब गई थी। सिंह परिवार के लोगों को यूं विरोध करता देखकर मंडप में एक हलचल सी मच गई। हालांकि उनमें से किसी का ध्यान भी उस पहली आवाज पर नहीं गया। वो तो सिंह परिवार के लोगों की ओर देख रहे थे जो उनकी नजर में बुरी तरह से घायल थे। वो अपने दिलों में ये सोचते हुए उनका उपहास कर रहे थे, ये लोग सच में अपनी मौत को बुला रहे हैं। शायद इन्हें जीने की कोई चाह नहीं रही। पार्थ ने इन्हें माफ किया, लेकिन ये लोग उसे महत्व नहीं समझ पाए और अब फिर से मरने आ गए हैं। आज मैं जान गया कि जीवन से उबे हुए का मतलब क्या होता है। उसी समय कई लोगों ने उस घायल शिष्य की ओर भी देखा जो खून से लथपथ हालत में अंदर दौड़ता हुआ आया था। लेकिन इससे पहले कि कोई उससे कुछ पूछ पाता, उसी पल एक काली परछाई आसमान से आकर धरती पर उतरी। वो सीधे मंडप के मंच पर उतरा और उसके हाथ में एक इंसान का सिर था। ये सिर स्वर्ग संप्रदाय के एक एल्डर का था। आर्यन ने उसे पंडित के सामने फेंका और ठंडी हंसी के साथ बोला, मैं इस विवाह का विरोध करता हूँ। पंडित सहम गया, लेकिन उसने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, तुम्हारे पास इस विवाह का विरोध करने का क्या अधिकार है? आर्यन ने कुछ नहीं बोला और बड़े कदमों से मंडप की ओर बढ़ा। सभी लोग उसे देख रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि वो क्या करने वाला है। कई लोग सोच में पड़ गए कि आखिर ये है कौन। आर्यन ने पार्थ की ओर देखा भी नहीं। उसने सीधे मेघा के पास जाकर उसके चेहरे से घूंघट उठाया और उसकी आंसुओं से भरी आंखों को देखा। उसके सुंदर चेहरे को निहारा। उसकी कांपती आंखों में झांकते हुए आर्यन ने मेघा का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उसने तुरंत उसके होठों पर मजबूती से अपने होंठ रख दिए। मेघा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसी समय उसके शरीर ने एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया दी और उसके गालों पर हल्की लाली छा गई। लेकिन उसकी कमर को कसकर पकड़कर आर्यन उसे पीछे झुकने नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद मेघा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन के हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह खुद को हिला भी नहीं सकी। ये एक जबरदस्त चुंबन था। ये एक दमदार इजहार था। वह निडर और बेपरवाह था। हॉल में सभी लोग हड़बड़ाकर खड़े हो गए। उनकी आंखें ठहर सी गईं और उनके दिमाग में जैसे कोई बिजली दौड़ गई। सब लोग स्तब्ध थे। ये क्या हो रहा है? यहाँ तक कि पार्थ भी एक पल के लिए अवाक रह गया। हृदेश की नजरें भी अविश्वास से भर गईं। ये कितना जबरदस्त है। तारा अपने गालों पर हाथ रखते हुए बोली।
उसकी आंखों में आंसू की चमक आ गई थी। आर्यन, तुम सच में अद्भुत हो। आर्यन, तुमने तो दिल जीत लिया। वर्षा भी भावुक होकर अपनी आंखों में आंसू भर लाए। मास्टर अमर है, हातिम खुशी से चिल्लाया। इस पल में उसके शरीर में ताकत का सैलाब बहने लगा था। मास्टर तो राजा है। मीनराज भी यह बोलने से खुद को रोक नहीं पाया। रूबी मुस्कुराते हुए बोली, यंग मास्टर तो शानदार है। वाणी ने भी शरारती मुस्कान के साथ कहा, मेरा आर्यन तो फौलादी निकला। वज्रनाथ सिंह के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, शाबाश लड़के। सभी बेहद खुश थे। आर्यन के आते ही सभी की सांसें थम गईं। उनके दिलों में एक अजीब सी शांति भी छा गई। आर्यन की उपस्थिति उन्हें शक्ति और साहस का एहसास करवा रही थी। अंततः किसी ने प्रतिक्रिया देते हुए चिल्लाया, तुम हो कौन, बेवकूफ? हाँ, आखिर ये है कौन? इतनी बेबाकी से इतने सारे लोगों के सामने पार्थ की मंगेतर को जबरदस्ती किस करने की हिम्मत? भले ही इसे लाखों बार मारा जाए तब भी इसकी सजा पूरी नहीं होगी। पूरा माहौल जैसे रुक सा गया था। हृदेश की आंखों में गुस्सा चमक उठा। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तू अपने मौत को बुला रहा है? योद्धाओं, इसे खत्म करो। इस समय पार्थ का चेहरा भी गुस्से से भर उठा। उसकी आंखें जल उठी और उसने कुटिल स्वर में कहा, आर्यन आखिर तू यहाँ आ ही गया, अब मरने के लिए तैयार हो जा। पार्थ की बात पूरी होने से पहले ही आर्यन ने मेघा को चूमा। उसके साथ ही उसकी उंगली पार्थ की ओर इशारा कर रही थी, जैसे कह रही हो, अपने बाप के इस पल में खल्ल मत डाल। मेघा का शरीर नर्म हो गया। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। उसने कांपते स्वर में कहा, आर्यन, यहाँ और लोग भी हैं, ये समय ठीक नहीं है। उसके गालों पर शर्म से लालिमा आ गई, लेकिन आर्यन ने उसकी एक ना सुनी। जैसे उसका पूरा अस्तित्व उसी पल में ठहर गया था। वह उसे और जोर से चूमने लगा। उसके होंठों को ऐसे समेटे हुए था जैसे उसे पूरी तरह से अपना बना लेना चाहता हो। पार्थ का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेघा को आर्यन सभी के सामने इस तरह चूम रहा था। हालांकि उसे मेघा से कोई प्यार जैसा भावनात्मक जुड़ाव नहीं था, फिर भी एक आदमी होने के नाते उसके अहंकार पर यह एक गहरी चोट थी। पार्थ के गुस्से का बवंडर बढ़ता जा रहा था। इस दृश्य ने उसके मन के शैतान को जगा दिया था। तभी पार्थ ने अपने दोनों हाथों को उठा लिया और आर्यन की तरफ झपट पड़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि मानो वो हवा की तरह आर्यन की ओर बढ़ रहा हो। आर्यन बेटा, वज्रनाथ सिंह ने चेतावनी दी। यंग मास्टर, संभल कर। रूबी भी चिल्लाए। आर्यन, तारा और वर्षा ने भी आवाज लगाए। सभी के दिल जोर से धड़कने लगे थे, लेकिन आर्यन पूरी तरह से शांत था, जैसे उसे किसी चीज का डर ही ना हो। उसने मेघा की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, चिंता मत करो। पार्थ आर्यन के बेहद करीब पहुंच गया था कि उसी वक्त आर्यन ने अपना हाथ हवा में उठाया और गरजते हुए कहा, ब्लेड। अचानक ही उसके हाथ में ड्रैगन स्लेयर ब्लेड आ गई। उसके चारों ओर तेज काली लपटें जल रही थी। आर्यन ने चीखते हुए कहा, अचल ब्लेड। ब्लेड की गति इतनी तेज थी कि वह पार्थ के हमले को मात दे गई। वहां एक जोरदार धमाका हुआ। धरती जैसे चटकने लगी और पूरा क्षेत्र गूंज उठा। हवा में धूल और पत्थरों का गुबार छा गया, जैसे आसमान फट पड़ा हो। सब कुछ बिखर गया था और हॉल में एक गहरा गड्ढा बन गया था, जिसमें पार्थ औंधे मुंह गिरा हुआ था, खून से लथपथ। लेकिन आर्यन ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। उसकी नजरें अब भी मेघा पर टिकी थीं। वो एक साधारण सा वार लग रहा था, लेकिन यह एक ऐसा वार था जिसने आकाश और धरती को हिलाकर रख दिया। ऐसा वार जो देवताओं और भूतों को रुला सकता था। इस वार की गहराई को शायद वही समझ सकता था जो गहरे गड्ढे में था पार्थ। इस वार की ताकत ने पार्थ को पूरी तरह से हिला दिया था। इस हमले की ताकत से पूरे हॉल में एक हंगामा सा मच गया। हॉल में सभी मेज और कुर्सियां जैसे अपनी जगह छोड़कर हवा में तैरने लगीं। यहाँ तक कि मेघा को भी ऐसा लगने लगा कि वो हवा में तैर रही है। ये क्या था? इसने हर किसी का दिमाग हिला दिया था कि पार्थ को सिर्फ एक वार में गिरा दिया गया। क्या हो रहा है? आखिर ये व्यक्ति कौन है? ये कौन सी शक्ति थी उस हमले में? मुझे तो कुछ महसूस भी नहीं हुआ। मैं ये सब और नहीं सह सकता। मेरा दिल इसे और नहीं झेल सकता। आखिर ये किस तरह की शक्ति है? उन्होंने पार्थ की शक्ति के अलावा कोई खतरनाक शक्ति नहीं देखी थी। आत्मवीर का स्तर दक्षिणी तरंग महाद्वीप के लिए एक अजेय शक्ति थी, लेकिन उसे भी आर्यन ने एक ही वार में गिरा दिया। सभी का दिमाग इस बात को समझने में नाकाम रहा। उसी समय हातिम ने सिर उठाकर एक गर्जना की, क्या बात है? हा हा हा। वीरन ने भी जोश में आकर जोर से हंसते हुए कहा, बहुत ही बढ़िया। मैंने इससे पहले इतना जबरदस्त कुछ नहीं देखा। ये क्यों इतना आकर्षक है? मेरे दिल की धड़कन बढ़ी जा रही है। चारों वॉर गॉड्स खुशी से चिल्ला उठे। सुबह पार्थ द्वारा कुचले जाने का गुस्सा आर्यन के इस वार ने जैसे मिटा ही दिया था। इस शक्ति ने उन्हें नई ऊर्जा दी थी। तुम पार्थ बड़े ताकतवर हो ना, अब दिखाओ अपनी ताकत। तारा ने भावुक होकर रोते हुए कहा, ये कमीना इतना आकर्षक क्यों है? कोई इतना आकर्षक कैसे हो सकता है? लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आर्यन ने हल्की सी मुस्कान के साथ मेघा की ओर देखा और कोमलता से कहा, मैं यहाँ हूँ, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा।
मेघा इस समय पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी। आर्यन के चुंबन से वह जैसे पिघल गई थी। उसकी आंखों में वो ताकत और कोमलता देखकर उसका दिल उसके लिए पूरी तरह से समर्पित हो चुका था। इसके बाद आर्यन ने मेघा का हाथ छोड़ा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अभी मुझे थोड़ा काम है, आज रात तुम्हें फिर से चूम लूंगा। मेघा का चेहरा शर्माते हुए लाल हो गया। उसने धीरे से सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ। वो एक छोटी लड़की की तरह उसकी बात मानते हुए उसके पास से हट गई। उसी समय आर्यन की नज़र हॉल में खड़े रिदेश की ओर पड़ी। आर्यन के चेहरे पर एक कठोर भाव था और ड्रैगन स्लेयर ब्लेड उसके हाथों में थरथरा रही थी। अगले ही क्षण हॉल की छत एक कड़कड़ाहट के साथ गिरने लगी। हवा में तैर रही मेज और कुर्सियां भी जमीन पर गिरने लगीं। कुछ ही सेकंड्स में सजा धजा हॉल एक खंडहर में तब्दील हो चुका था। इस शक्ति ने हॉल में खड़े सभी योद्धाओं को कांपने पर मजबूर कर दिया। हर कोई आर्यन की तरफ भयभीत नजरों से देख रहा था। आर्यन ने मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम आर्यन है। मैं यहाँ बस एक ही उद्देश्य से आया हूँ, स्वर्ग संप्रदाय का सर्वनाश करने। जो कोई इसमें शामिल नहीं है, कृपया दूर हट जाए। उसकी आवाज में एक शांत लहजा था, लेकिन उसमें एक जबरदस्त हुक्म और शक्ति थी। उसी समय मलबे के बीच से रिदेश बाहर निकला और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, आर्यन। आर्यन ने रिदेश की ओर नजरें घुमाई और मुस्कुराते हुए बोला, बाप बाप कहकर बुलाओ। आह! रिदेश गुस्से से उबल पड़ा और गर्जा, मारो, इन सबको मार दो, एक भी आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जैसे ही रिदेश ने यह आदेश दिया, वज्रनाथ सिंह ने भी आसमान में एक संकेत पटाखा छोड़ दिया। पहाड़ की तलहटी में जैसे ही सेनापति अतुल ने आकाश में संकेत को देखा, वो जोर से चिल्लाया, वक्त आ गया है, सभी योद्धा ध्यान से सुनो। स्वर्ग संप्रदाय का एक भी इंसान जिंदा बचना नहीं चाहिए, चलो अब। इसी के साथ सभी सिंह सैनिक और ध्वनि संप्रदाय की महिला शिष्य तुरंत तेजी से दौड़ पड़े। वहीं दूसरी तरफ स्वर्ग महल का हॉल खंडहर में तब्दील हो चुका था। महल में भारी तनाव और निस्तब्धता छाई हुई थी। स्वर्ग संप्रदाय के योद्धा एक अजीब सी उन्मादी गति में महल के चारों ओर बिखर गए थे और उन्होंने पूरे महल को घेर लिया था। हालांकि आर्यन की चेतावनी के बाद भी कोई भी प्रमुख वहां से पीछे नहीं हटा और अपनी जगहों पर स्थिर खड़े रहे, क्योंकि उन्हें लगा कि आर्यन ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। उसी पल हा हा मलबे के गहरे गड्ढे से एक ठंडी और निर्दयी हंसी गूंज उठी। मलबा हटता गया और गहरे गड्ढे से पार्थ धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी आंखों में एक अजीब सी बर्बरता थी। उसने आर्यन की ओर एक घातक मुस्कान के साथ देखा और कहा, मुझे लगा नहीं था कि तुम सच में यहाँ आने की हिम्मत करोगे, लेकिन ये भी अच्छा हुआ। अब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे पूरे सिंह परिवार को खत्म करूंगा, फिर मेघा को तुम्हारे सामने अपमानित करूंगा, हा। जैसे ही हंसी की गूंज थमी, पार्थ के शरीर से आत्मवीर की शक्ति धम की आवाज के साथ फूट पड़ी। तत्काल पूरा स्वर्ग संप्रदाय भयानक रूप से कांपने लगा। कुछ कम शक्ति वाले शिष्य इस आघात से पीड़ित हो गए और उनकी मानसिक स्थिति बिखर गई। पलक झपकते ही पार्थ का चेहरा विकृत हो गया और उसके शरीर के पीछे एक विशाल छवि उभर आई। यह उसकी प्राचीन सम्राट ब्लडलाइन की ताकत थी। पार्थ ने ठंडी हंसी के साथ कहा, आर्यन, तुम तो वो मरे हुए कुत्ते हो जिसे मैंने फायर ग्लास शहर में एक लड़की की दया पर जिंदा छोड़ा था। अगर तुम अभी घुटने टेक देते हो तो मैं तुम्हारी इस गलती को माफ कर सकता हूँ और कुछ सालों के लिए तुम्हें अपना कुत्ता बनाकर रख सकता हूँ। उसी पल धम धम एक विस्फोट के समान आवाज आकाश में गूंज उठी और पार्थ का शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा।